स्वागत है सभी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट सोर्स पर ही टैक्स डिडक्ट करवा के पे की जो इनकम है उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस देखे कंसेप्ट्स के साथ, जैसे सेक्शन 192, 192A, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसके अलावा सेक्शन 194 जो कि नया सेक्शन है डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड पर अब टीडीएस किया जाएगा। साथ ही साथ 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और इस इंटरेस्ट के अलावा जो हमारा एक और बड़ा एग्जांपल था वो था मालिक 194B और डबल बी का। 194 डबल बी तक हमने ये पार्ट देखा था। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको रिकैप और करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझसे कुछ लोगों ने ये बोला है कि सेक्शन 193 वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देना एक बार, और उसको लेके कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में। ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूजन इस बात को है कि टीडीएस किस किस जगह या कब कब किन किन सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पर नहीं होगा। तो नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट विल बी देयर इफ, अगर सिक्योरिटीज का नाम पढ़ते जाए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो सिक्योरिटीज आप सेक्शन 54 ईसी में इन्वेस्ट करते हो एग्जम्पशन के लिए, कैपिटल गेन से बचने के लिए। फिर सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो है टू, रिसीवर कौन है, दीज आर दी पेई, ये जो लोग हैं ये पेई हैं, LIC, GIC, उनकी सब्सिडरीज, कोई और इंश्योरर। लेकिन दो कंडीशन, ये सिक्योरिटीज इन इंश्योरेंस कंपनी की ही ऑनरशिप में है और वही इसके फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट के ऑनर हैं। साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड 7 ईयर NSC 4th इशू, 4.25 नेशनल डिफेंस बॉन्ड, 4.25 या 4.75 नेशनल डिफेंस लोन। अंतर छोटा सा है, इसमें रेसिडेंट के पास हो तो टीडीएस मत करना, इसमें इंडिविजुअल के पास हो तो टीडीएस मत करना। रेसिडेंट इंडिविजुअल के पास हो यहां पर तो टीडीएस नहीं होगा। फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंपनी, अच्छा कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज जो डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, जो लिस्टेड है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू की, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, डीमेट फॉर्म में है और वो लिस्टेड है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत वो इशू की गई थी, तो टीडीएस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डिबेंचर्स को लेके दो अलग अलग बातें। पहला, कोई भी इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे आ रहा है, इशू करने वाले कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अथॉरिटी, कोई पब्लिक सेक्टर या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं होगा। लेकिन सेकंड पार्ट, चाहे लिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड, इशू करने वाला कौन है, वाइडली हेल्ड कंपनी, मतलब यही लोग इंटरेस्ट के पेयर्स भी हैं। किसको इंटरेस्ट जा रहा है, पेई कौन है, टू रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF। तो सर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर लिस्टेड डिबेंचर इशू करती है या अनलिस्टेड डिबेंचर इशू करती है और मुझे रेसिडेंट इंडिविजुअल को इंटरेस्ट आता है, तो उस पर टीडीएस नहीं होगा यदि 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 दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो कौन सी है दो कंडीशन मालिक, ध्यान से सुनिएगा। पहला, अमाउंट 5,000 रुपए से कम है, इसका उल्टा मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर टीडीएस होगा। और सेकंड, अगर ये अमाउंट 5,000 रुपए से जो कम है ना, वो अकाउंट पे चेक के थ्रू पे हो, तो फिर टीडीएस नहीं होगा। इन दो में से एक भी कंडीशन टूटी, ब्रेकडाउन हुआ, आपको टीडीएस करना पड़ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका टीडीएस कर देगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल HUF को छोड़कर यदि किसी और को डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस जरूर किया जाएगा। तो अंतर समझना, यहां पर वाइडली हेल्ड कंपनी है, यहां पर इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर या कोऑपरेटिव सोसाइटी, चार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी हो, उसमें हमने 2 पॉइंट पहले भी देखे थे। 10,000 तक इंटरेस्ट है अगर, तो टीडीएस नहीं होगा 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स के ऊपर, और दूसरा केस था 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट 10,000 से कम है। तो अंतर समझना, यहां पर असेसी वाइज आपको एग्जम्पशन दी गई है कि टीडीएस नहीं होगा, यहां पर अमाउंट वाइज एग्जम्पशन दी गई है। तो डिबेंचर्स को ध्यान रखिएगा, वाइडली हेल्ड कंपनी अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF को इंटरेस्ट देगी जो कि 5,000 से नीचे है और अकाउंट पे ही चेक से पे किया गया है, तो फिर टीडीएस नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज में ये दो नीचे की इंपॉर्टेंट है, और PFC और IRFC ये वाले कुछ कम आते हैं, जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं ये मोस्टली नहीं आते, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए साहब, ये था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का छोटा सा कंफ्यूजन जो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था। यहां से आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, स्पेसिफिक चीजें यहां पर समझ में आ गई।
चलिए साहब, इसके अलावा जो भी बच गया उन पे टीडीएस कर देना एट द रेट ऑफ 10 और 7.5। 194 डिविडेंड में देखा था हमने, रेट 10 या 7.5 है। रेसिडेंट शेयर होल्डर को पेमेंट जा रहा है, टीडीएस नहीं होगा यदि यही डिविडेंड एलआईसी, जीआईसी, उसकी सब्सिडरी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है। एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को यदि 5,000 रुपए से नीचे का डिविडेंड है और पेमेंट अदर देन कैश है तो भी टीडीएस नहीं होगा। दोनों कंडीशन बोलो डिविडेंड की, 5,000 से नीचे का पेमेंट और अदर देन कैश पे करोगे, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करना, तो टीडीएस नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में मेरे पास 3 लिमिट है, 40,000, 50,000 और अदर केसेस में 5,000। 40 फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन, 50 फॉर सीनियर सिटीजन। पेमेंट कौन कर रहा है, पेयर कौन है मालिक, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस पेयर है। सीबीएस ब्रांच है तो सब ब्रांचेस का ऐड करके देखा जाएगा। ये एग्जाम्पल कल हमने देखा था कि 40 और 50 की लिमिट कैसे देखी जाएगी। एक ब्रांच में एक ही अकाउंट है तो उसी को देखेंगे, एक से ज्यादा अकाउंट हैं आपके उस एसबीआई की ब्रांच में, आईसीआईसीआई की ब्रांचेज में, तो फिर सबको हम ऐड करके देखेंगे। और सीबीएस का होना जरूरी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से उस बैंक का जुड़ा होना जरूरी। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था। कोई टीडीएस नहीं होगा यदि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फर्म पेयर है और इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया गया। सेकेंड, इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को दिया गया। क्लियर। तीसरा, इंटरेस्ट पेड टू, किस किस को इंटरेस्ट पे हो रहा है, मतलब रिसीवर कौन कौन होगा, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खुद ही बैंकिंग कंपनी में या बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूटीआई, एलआईसी। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है, किसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम की मैंने आपको कहानी बताई थी, उसमें अगर आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है जो कि 50,000 से नीचे का है, तो डाटा बहुत सारा याद करने का। हाँ मालिक, टीडीएस और टीसीएस के चैप्टर में समझना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट है कि हम ये सब पॉइंट्स को याद रख पाए। नई चीज जो उन्होंने जोड़ी एक और, वो है हुडको को मिलने वाला इंटरेस्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड में आने वाला इंटरेस्ट, उसके ऊपर टीडीएस मत करना, ऐसा पेयर को बोला गया कि नो टीडीएस शुड बी मेड। नेक्स्ट हमने देखा कुछ और केसेस कैपिटल गेन स्कीम के अलावा, 194 और 194 भी, जिसमें कैजुअल इनकम दोनों में कवर्ड है, 30% दोनों का रेट है। अब खास बात, दोनों में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को कवर किया गया। अगर इसकी केसेस देखोगे तो 1 लाख रुपए अगर आपने लॉटरी जीती तो 30% आपका टीडीएस हो जाएगा। पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड हो तो क्या करेंगे मालिक, तो कैश पे तो टीडीएस कर लेना, काइंड में जितनी वैल्यू आ रही है उसका अमाउंट आप पहले रिसीवर से ही जमा करवा लेना, डिपॉजिट करवा लेना, फिर उसको वो काइंड वाली चीज रिलीज की जाए, ऐसा पेयर को इंस्ट्रक्शन है। वापस से बता रहा हूं, आपने ये कार, आपको कार का जो ये अमाउंट आया, सॉरी 1 लाख रुपए कैश आया और कार आपको खुली 3 लाख रुपए की कार है, तो आप पहले 90,000 रुपए टीडीएस जमा कर देना, तो आपको कार की चाबी हैंडओवर कर दी जाएगी। चलो, ग्रॉस को नेट, सॉरी नेट को ग्रॉस पे लाने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें तो कुछ खास है नहीं। फिर हॉर्स रेस में और एक खास बात है, ध्यान से सुनना, हॉर्स रेस का ये वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा नहीं था, ध्यान से सुनिएगा भैया। हॉर्स रेस करा रहा है कोई मिस्टर बुकी और पेई मतलब रिसीवर है मिस्टर राम। ओके, 2 हॉर्स रेस के लिए उसने बैटिंग किया, पहले वाले में वो जीत गया 1 लाख रुपए और दूसरे वाले में उसको नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। इमेजनरी डाटा लिया है मैंने, है ना। क्वेश्चन है टीडीएस किस पर किया जाए, ध्यान से सुनना, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। 194 बीबी के तहत अगर आपका एक वाला बैटिंग जीत का है और दूसरा बैटिंग हार का है तो क्या करेंगे, क्या आपस में सेट ऑफ होगा और फिर टीडीएस होगा, तो मेरे पास 2 आंसर्स हैं। पहला, ये जो 1 लाख है इसके ऊपर टीडीएस किया जाए बिना सेट ऑफ लॉसेस को कंसीडर किए, और दूसरा जो आपको भी लग रहा होगा कि 80,000 होना चाहिए, आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस टीडीएस होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज नो इंट्राहेड सेट ऑफ इज अलाउड। याद करो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैजुअल इनकम किसी का ना सपोर्ट लेता है ना किसी को सपोर्ट देता है, ना किसी की मदद लेता है ना किसी को मदद देता है, ना उसका लॉस ना उसका एक्सपेंडिचर कुछ भी डिडक्ट नहीं होता, कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता, ये बात हमने पढ़ी थी। तो जब आपने ये पढ़ा था तो याद करो, ये और ये सेट ऑफ में आपस में सेट ऑफ हो पाएंगे क्या, सेट ऑफ के चैप्टर के रूल्स के हिसाब से क्या इंट्रा हेड में ये 2 लॉसेस एडजस्ट होंगे, ना, हो ही नहीं पाएंगे सर। तो ये नहीं हो पाएगा, इसका मतलब पेयर जो है वो पूरे 1 लाख रुपए पे टीडीएस करेगा 30% से। बिल्कुल सही बात है। तो कितना हुआ, 1 लाख का 30%, 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। मुझे बताओ राम के हाथ में कितना जाएगा, तो देखो सर, बुकी के एंगल से बुकी क्या बोलेगा, ये 1 लाख रुपए में से पहले लॉस कम कर रहा हूं मैं, रिकवर कर रहा हूं, क्रेडिट और डेबिट हिसाब बराबर, 80 बचे, 80 में से 30 घटा लेना, 50,000 रुपए राम को जाएंगे। ये तो इनका आपस का एडजस्टमेंट है, इसका इनकम टैक्स में कोई लेना देना नहीं है।
राम इनकम कितनी शो करेगा, 1 लाख रुपए। राम को टीडीएस की क्रेडिट कितनी मिलेगी, 30,000 रुपए की क्रेडिट राम को मिलेगी। तो ये पूरा पॉइंट सिर्फ इतनी सी बात को समझाने के लिए है कि अगर आपके 2 ट्रांजेक्शन है, एक में आप विन कर रहे हो, एक में आप लूज कर रहे हो, एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ होंगे? तो मेरे मालिक, अगर आप थोड़ा सा सेट ऑफ चैप्टर को सोच पाओ तो याद करो, हमने कैजुअल इनकम में ये पढ़ा था, इंट्रा हेड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी और ना इस इनकम से कोई और लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ना तो ये खुद की मदद करता है ना ही दूसरों की, ना ये खुद की मदद लेता है ना ही दूसरों की। ये बात हमने कैजुअल इनकम के लिए स्टडी किया था। तो ये आखिरी पॉइंट और आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 194 बी भी यहां आकर एंड हो जाता है। बाकी हम ये सारे केसेस देख चुके हैं, कैपिटल गेन स्कीम हम देख चुके हैं। माइनर चाइल्ड के केस में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसी का पेन लगेगा, उसी का टीडीएस किया जाएगा। ये सारी बातें हमने देख ली। कुछ नए सेक्शंस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हमको पढ़ना है वो है 194 सी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। देखिए भैया ध्यान से, 194 सी कल हमने स्टडी नहीं किया था, पहले कल हमने एंड में लास्ट 2 छोटे सेक्शन कवर किए थे, 194 बी और डबल बी। 194 सी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ये पेमेंट जा रहा है टू कॉन्ट्रैक्टर और टू सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है साहब, किसको पेमेंट कर रहे हैं अपन, देख लो। रिसीवर कौन है, टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, दे आर द पेई, दे आर द रिसीवर, दे आर द पेई, दे आर द रिसीवर। तो कोई भी व्यक्ति, बाय एनी पर्सन पेमेंट इज मेड, तो ये हो गए अपना पेयर और ये हो गए अपने पे। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है सर, नेचर ऑफ पेमेंट है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं जो कि एक पर्सन करवा रहा है और पेमेंट जा रहा है किसी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो मेन वर्ड अपने लिए यहां पर रेसिडेंट है। देख लो भैया कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देख लो। बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अपने ये प्रोवाइडर, मतलब ये अपना रिसीवर है भैया। जो कॉन्ट्रैक्टर है वही तो रिसीवर है, उसी को तो पेमेंट करेंगे। और ये सब लोग कौन है, ये सब लोग पेयर्स है। बोलो भैया कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा लोकल अथॉरिटी, तीसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फोर्थ वन इज कंपनी, फिफ्थ वन इज कोऑपरेटिव, सिक्स्थ वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डीलिंग विथ हाउसिंग अकोमोडेशन जैसे हाउसिंग बोर्ड्स, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट आ गया इसमें, यूनिवर्सिटी जो कि किसी भी एक्ट में फॉर्म हुई हो, इवन पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, और एनी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट को भी कवर किया गया। एनी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज, कोई भी एसोसिएशन जो आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है वो भी अगर किसी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर से वर्क करवाएगा तो टीडीएस प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान रखना, ये लोग काम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मुझे, तो आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, आई एम द रेसिडेंट पर्सन। ओके सर, ओके। अब इसमें एक खास बात और आखिरी जो जोड़ा है वो ध्यान से सुनना। एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, जिसकी टोटल सेल, रिसिप्ट या टर्नओवर एक्सीड कर जाए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, अगर बिजनेस है तो, वो प्रोफेशन है तो 50,000 से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा। बोलो भैया किस साल, इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये इस साल का डाटा नहीं है, ये आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। तो अगर अभी आपका ईयर चल रहा है मान लो 2021, तो प्रीसीडिंग ईयर बोलो सर 1920 में चेक करना कि उस इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी और बीओआई का अकाउंट या टर्नओवर 1 करोड़, और प्रोफेशनल, जैसे मैं प्रोफेशनल हूं तो मेरे लिए देखोगे 50 लाख रुपीज से ज्यादा था क्या। तो ये सारे लोग दे आर दी पेयर्स। तो इंडिविजुअल भी कवर हुआ, एचयूएफ भी कवर हो गई, यहाँ पे एओपी भी कवर हो गया और बीओआई भी कवर हो गया, जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा हो। डिडक्शन विच एवर इज अर्लियर वाला कंसेप्ट सेम, टाइम ऑफ क्रेडिट या टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अकाउंटिंग एंट्री आप चाहे सस्पेंस अकाउंट से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग एंट्री में आप नाम बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये पूरा इनकम जो है सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीडीएस का प्रोविजन तो अप्लाई होगा। कब टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ध्यान से सुनना। सबका सपना एक घर हो अपना, तुम्हारा भी यही सपना था। सीए बनने के बाद तुमने सोचा एक घर हो जाए, फिर घराड़ी हो जाए। तो एक घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और बबलू भाई ने, कॉन्ट्रैक्टर का नाम बबलू भाई, से बोला कि बबलू भाई ये मेरा प्लॉट है 750 स्क्वायर फीट का, इस पर घर बनाना है, 20 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, 20 से 25 लाख में घर बना दोगे क्या। बबलू भाई ने बोला डन भैया।
बबलू भाई इज द कॉन्ट्रैक्टर, यू आर द रेसिडेंट इंडिविजुअल। हो सकता है आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट सीए होने के बाद 50 लाख से ज्यादा भी हो, तो आप यहाँ वाले पॉइंट में कवर तो हो, लेकिन आप ये घर क्या बिजनेस के लिए करवा रहे हो? ना 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 सर, ये करवा रहे हैं हम किस लिए करवा रहे हैं हम? ये एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पजेज। तो अगर हम अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होगा उस पर मैं एक इंडिविजुअल, मैं एक HUF कभी भी TDS नहीं करूंगा। तो पहला एक्सेप्शन आ गया कि नो TDS इज टू बी मेड, नो TDS टू बी मेड या टू बी डन, जो भी लिखना हो सिंपल भाषा में। ये क्लियर हुआ। रेट ऑफ TDS 1%। अगर पेई मतलब रिसीवर लिखो, पेई का मतलब रिसीवर कौन है? अपने बबलू भाई है, मतलब इंडिविजुअल या HUF। जो सर्विस दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो मैं उसका TDS करूंगा 1% से, और अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो मैं TDS करूंगा 2% के साथ। बोले भैया, और यही 1% का रेट बोलो, नया रेट क्या आएगा? 0.75%, और 2% वाला रेट हो जाएगा 1.5%। तो मेरे पास दो अलग अलग रेट हुए, 1% और 2%, और नए रेट क्या आ गए? और यही एग्जाम में अधिकतर यूज करने हैं, आपको ध्यान रखिएगा। TDS के चार्ट गए, बहुत बढ़िया टेबल है। अगर आपका पेई मतलब रिसीवर मतलब कॉन्ट्रैक्टर, पेई कौन है? मालिक। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन? रिसीवर, जो अपने को सर्विस दे रहा है उसी को तो पेमेंट जाएगा। उसके लिए पहले रेट 1 और 2 था, बाद में 0.75 और 1.5 किया गया। फिर कॉन्ट्रैक्टर में अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और उसने क्या दे दिया? उसने पेन सबमिट कर दिया, तो फिर TDS नहीं होगा किसी भी हालत में। और सब कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो भी TDS प्रोविजन नहीं होंगे अगर पेन अवेलेबल है तो इन दो केसेस में नो TDS विल बी मेड इफ द ट्रांसपोर्टर सबमिट्स द पेन नंबर टू यू। तो ये बात ध्यान रखना। और एक और खास बात, ये रेट जो है कॉन्ट्रैक्टर के भी हो सकते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर के भी तो हो सकते हैं मालिक। कॉन्ट्रैक्टर के लिए 2 लेवल हो गए, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। कैसे? मैंने बबलू भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये घर बना दूं, बबलू भाई ने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे केस में ये ध्यान रखिएगा कि TDS करने की जरूरत नहीं। तो पहला केस बोलो, खासकर इस इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल जिसका वैसे बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो पेयर के रूप में लायबल है कि वो TDS करे, लेकिन वो घर बनवा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए। बोलो भैया, छोटा सा घर है ये, मगर तुम इसको पसंद कर लो और दरवाजा बंद कर लो। तो भैया वो बोल रहा है कि पर्सनल पर्पस है, इस पे कहां TDS करवा रहे हो मुझसे? सपोज आपके फादर नॉर्मली अपना घर बनवा रहे हैं अपन सबके लिए, फैमिली के लिए, तो आप क्या सोचोगे, क्या पापा TDS करेंगे क्या कॉन्ट्रैक्टर का? पापा क्यों करेंगे सर, पापा तो पर्सनल पर्पस के लिए करवा रहे हैं। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या कोई एग्जम्पशन लिमिट है? चेक कर लेते हैं, कोई एग्जम्पशन लिमिट हमारे पास है क्या? कब और कितने अमाउंट तक TDS करने की रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगी? तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर लिमिट्स, कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके अमाउंट होने तक TDS 194C में नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, 194C इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट जा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, ओके, दे आर द रिसीवर। करने वाले कौन? इतने सारे लोग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे। और अभी तो हमको एक और डेफिनेशन पढ़नी है कि सर कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का, कौन से वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको इसकी भी डेफिनेशन पढ़नी है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में कौन कौन से सर्विसेज को कवर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये सब पेयर्स थे जिसमें गवर्नमेंट भी आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, HUF इंडिविजुअल, अगर उनके टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो। चलो साहब, लिमिट की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, कब तक TDS प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे? पढ़ो। नो TDS विल बी रिक्वायर्ड इफ द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 30,000। तो पहली लिमिट, फर्स्ट क्राइटेरिया 30,000 से नीचे का है। तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ले रहा हूं लेकिन अमाउंट 18,000 रुपए ही है, तो मैं का TDS नहीं करूंगा। ओके। हाउएवर, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग स्प्लिट अप, अब मैं क्या होशियारी दिखाऊंगा, मुझे टोटल पेमेंट उसको करना है कितने का? 3 लाख का, लेकिन 30,000 से ऊपर गया तो मुझे TDS करना पड़ेगा। तो मैं वेरी इंटेलिजेंट, मैंने क्या करा, मैंने 25-25 के 12 पेमेंट कर दिए उसी व्यक्ति को। किसको? जैसे मिस्टर एक्स को पेमेंट करना था, ही वॉज द कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट देख रही है, होशियार चतरा, ये तो 30,000 की हमने लिमिट रखी, तो ये हर एक पेमेंट 25 के ही कर रहा। एग्रीगेट पेमेंट कितना चला गया? 3 लाख रुपए। लेकिन इस भाई ने TDS नहीं करा एक्स का। क्यों? क्योंकि हर एक अमाउंट कितने से नीचे था? 30,000 से नीचे था।
तो गवर्नमेंट को दूसरी लिमिट बढ़ानी पड़ी कि अच्छा बेटा ऐसा, तो देखो तुम होशियार तो हम भी तुम्हारे पिताजी। गवर्नमेंट ने बोला या तो 30,000 रुपए सिंगल पेमेंट नहीं होना चाहिए, मैं लिख देता हूं 30,000 रुपए का सिंगल पेमेंट नहीं हो, 30,000 रुपए से नीचे का अगर सिंगल पेमेंट हो तो टीडीएस मत करना, और उसी व्यक्ति को एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर चला जाए कितने से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, ये लिखा हुआ है। तो अल्लाह गवर्नमेंट भी समझ गई कि भैया ये 25 10 बार 12 बार पेमेंट कर रहा है लेकिन 30 से कम कर रहा है ताकि टीडीएस के प्रोविजन ना लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसी बात को अवॉइड करने के लिए टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यहां डज नॉट एक्सीड लिखा था, विल बी रिक्वायर्ड कब, व्हेन द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर और अ सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सीड्स 30,000 इन अ सिंगल पेमेंट, या तो सिंगल पेमेंट में या फिर इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फुल फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फुल फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं मिस्टर एक्स को 3 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूं, भले सिंगल पेमेंट कम 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 का था, अच्छा सर पर मुझे मालूम ही नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है मैं कितनी बार उस कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लूंगा, तो फिर क्या करने का है। लो भैया एग्जाम्पल देख लो क्या करना है इस केस में। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी बात बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, चेक करो। सपोज आपको लगता है कि आपको भी नहीं मालूम है, ये कंपनी है अफलातून लिमिटेड, ये मिस्टर राम की सर्विसेज यूज कर रही हैं, इन दोनों के बीच में हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। पहली बार ये लोग जब मिले और इसको कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए बुलाया गया, वो मंथ था अप्रैल, छोटी सी सर्विस थी, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं था। टोटल बिल बना कितने का, बिल बना 28,000 रुपए का, और इतने का पेमेंट राम को कर दिया गया। क्या इस पे टीडीएस होगा, सर 30,000 से कम है, कोई टीडीएस नहीं होगा, वेरी गुड। अब आगे की कहानी तो इनको भी नहीं मालूम थी कि हमको क्या मिस्टर राम की जरूरत पड़ेगी। फिर वापस से मिस्टर राम को ही बुलाया, वापस सेकंड टाइम कोई काम आया, सेम काम था, अच्छा लगा कि भाई राम अच्छी सर्विस दे रहा है, उसको बुलाया फिर से जून के महीने में अपन ने, बिल बना अपना टोटल 32,000 रुपए। अब बोलो क्या करोगे, फिर टीडीएस हो जाएगा क्योंकि सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर का है। अच्छा, और अगर बिल बना 28,000 रुपए, तो सर अभी भी टीडीएस नहीं होगा, यहाँ टीडीएस हो जाएगा, यहाँ टीडीएस नहीं करना है राम का, ठीक है साहब। और तीसरा केस देखो, फिर अगस्त में फिर हमको राम की जरूरत पड़ी, हमने उसको फिर सर्विसेज के लिए बुलाया और बिल बना वापस से मान लो 28,000 रुपये, अभी भी टीडीएस नहीं होगा, ऐसा ले लेते हैं, अभी इसको हटा रहा हूं मैं, टीडीएस नहीं हुआ। फिर वापस उसने सितंबर में हमको सर्विसेज दी, फोर्थ टाइम, फिर बिल उतने का ही बना मान लो 29,000 का। टोटल देखना जरा क्या हो रहा था यहाँ पे, सर 28 28 और 28 कितने हो रहे हैं, 84,000 तो यही हो गए थे, 84। अब क्या हुआ, जैसे ही फोर्थ पेमेंट आया 29 का, तो हो सकता है ये इंडिविजुअली सब 30 से कम है, लेकिन एग्रीगेटली 29 का पेमेंट आते से इसमें 29 जोड़ो, तो टोटल हो गया है यहाँ पर 1,13,000। सर अब टीडीएस होगा कहाँ पे, सर यहाँ से टीडीएस करना है। लेकिन मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, ये पर्पस क्या इस एग्जाम्पल को समझाने का, वो ध्यान से सुनना भैया। 29,000 होते सी 1 लाख से ऊपर चला गया अमाउंट, यस सर टीडीएस होना चाहिए, हाँ मालिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। करो कितना परसेंट है, सर अगर ये मिस्टर राम इंडिविजुअल हैं तो इनके ऊपर 1% या अपन तो बोले 0.75% की लिमिट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है मालिक कि ये मैं ट्रांजेक्शन 31 मई का कर देता हूं तो आपके रेट एक जैसे हो जाएंगे, अप्रैल का करूंगा तो रेट 1% रहेगा, मई का कर दूंगा तो 0.75 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 31 मई कर दिया, डेट को अक्कल लगाना। 0.75% से टीडीएस करना है तो किसका करना है, 1,13,000 का 0.75% टीडीएस होगा कि सिर्फ 29,000 का 0.75% टीडीएस होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या सिखाया मैंने आपको लास्ट वीडियो में, हम कैसे टीडीएस करते हैं अगर कोई लिमिट क्रॉस होती है तो, सर हम तो पूरे पे करते हैं, यही सीखा हमने। यस, क्या करूं, सिर्फ 29,000 पे टीडीएस किया जाए कि उसकी इनकम टोटालिटी में मेरी तरफ से जो गई है वो 1,13,000 रुपए पेमेंट हुआ है साल भर में, तो पूरे 1,13 पर मुझे टीडीएस करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सर गवर्नमेंट का पर्पस क्या, ये सोचो,
गवर्नमेंट का पर्पज है हम इनकम उसकी ट्रैक कर पाए। तो क्या 29,000 पे करोगे सिर्फ तो इनकम ट्रैक हो पाएगी पूरी? ना। पहला आंसर। दूसरा आंसर, याद करो हमने हमेशा बोला जो एग्जाम्पशन लिमिट है 5,000 की है और 5,000 1 रुपया भी आ जाए तो पूरे अमाउंट पे हम टीडीएस करेंगे ताकि इनकम डिस्क्लोज हो। तो यहां भी वही रूल लगाओगे तो आंसर बोलो क्या आएगा? सर आंसर 1,13,000 पे टीडीएस होगा, ना कि सिर्फ 29,000 पर। ये पहला केस। बोलो भैया, आई क्या बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो ये बात समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया ये वाला। क्लियर? हाँ, अगर इसी बीच कोई सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर का चले जाए तो हाथों हाथ ही टीडीएस कर देना फुल अमाउंट पे। फिर ये भी हो गया अपना केस एक। चलो देखते हैं। Therefore, even if single payment does not exceed 30,000, लेकिन एग्रीगेट पेमेंट 194C कब अट्रैक्ट हो जाएगा? जब एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाए 1,00,000 रुपए से। तो ध्यान रखना, ये छोटा सा केस भी मैंने आपको बता दिया ये समझाने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात मेरा समझाना टारगेट था कि इस अमाउंट पे टीडीएस करना है, ना कि सिर्फ 29,000 पे। चलो ये एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल करते हैं। एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। पहला पेमेंट 20,000, टीडीएस नहीं होगा। दूसरा पेमेंट 25,000, टीडीएस नहीं होगा। तीसरा पेमेंट 28,000, अभी भी टीडीएस नहीं होगा। चौथा पेमेंट जो गया वो गया 30,000 जो कि ड्यू हो गया है। बोलो भैया क्या करें सर? टोटल अब 1,00,000 से ज्यादा जा रहा है। देखो केस, द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट डज नॉट एक्सीड 30,000 but however since the aggregate amount paid to Mr. X during the whole financial year 2021 exceeds 1,00,000 rupees। देख लो कैसे, जैसी लास्ट पेमेंट गया 30,000 का, बोलो भैया टोटल हो गया 1,03,000 रुपए। द टीडीएस प्रोविजन वुड गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, टैक्स डिडक्ट होगा 0.75% से। ओके ठीक है मालिक, कितने पर? पूरे 1,03,000 रुपए पर। बोलो हाँ या ना? और 1,03,000 का 0.75% निकालेंगे तो वो आएगा 773। तो उसको बैलेंस पेमेंट इसमें से टीडीएस लेस करने के बाद जो भी आएगा 29,227 उतने का पेमेंट कर दिया जाएगा। वही जो मैंने एग्जांपल दिया वही है। इंपॉर्टेंट है सर 194C में कॉन्ट्रैक्ट वर्क की डेफिनेशन में वर्क का मतलब क्या, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? तो हम बोल रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। देख लो हम बोल रहे हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। शुरुआत की लाइन देखो, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट और किस चीज का पेमेंट। हम बोल रहे हैं टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी वर्क। क्वेश्चन है सर ये वर्क का मीनिंग क्या? तो देखो वर्क का मीनिंग क्या निकाला जाए 194C के लिए। वर्क इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। तो जितने भी ये मीडिया चैनल्स हैं वो सब भी टीडीएस के लिए लायबल हो जाएंगे। कैरीज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज। लेकिन आपने इसमें एक्सेप्शन क्या पढ़ा कि अगर उसने पेन दे दिया तो हम उसका टीडीएस नहीं करेंगे। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओके, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई अ प्रोडक्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर। ध्यान से सुनना, कब करोगे ऐसा, ध्यान से सुनो 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 सुनो, सुनो। आप एक बाजार से आप कॉटन का क्लोथ खरीद के ले गए और उससे टेलर से जाके बोल रहे हो मेरे लिए एक शर्ट स्टिच कर दे। डायरेक्शन आपका है, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो अपन दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल बहुत इजी है समझने के लिए। देखो भैया अलग अलग दो केसेस ले लो। ये है मिस्टर राम और ये है अपना टेलर, या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी, कुछ भी ले लो। ये कंपनी है, ध्यान से सुनना। राम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी को कि ये है कपड़ा क्लोथ, इसका आप 10 शर्ट मुझे स्टिच करके दो, या एक ही ले लो, एक शर्ट स्टिच करके दो। स्पेसिफिकेशंस उसी कस्टमर ने बताए, डायरेक्शन उसी कस्टमर का था, रिक्वायरमेंट पूरी उसी कस्टमर ने बताई। तो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, क्योंकि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है तो ये स्पेसिफिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया राम और कंपनी के बीच का। अब इसका अपोजिट केस लो कि ये है कंपनी जिसका रोज का काम है शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना,
ये 1000 शर्ट बना चुकी है, कोई राम इसकी फैक्ट्री में आता है, शर्ट्स देखता है, पसंद आ जाती, बोलता है चलो इसमें से 100 मेरे लिए पैक कर दो। अंतर क्या दोनों केस में वो बता दो। यहाँ पे सारे डायरेक्शन, सारे स्पेसिफिकेशन, सारी रिक्वायरमेंट उस कस्टमर की थी, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया गया, तो फिर हम इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर करेंगे, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है। अब इस केस में तो कंपनी को नहीं मालूम था कि हम ये किसके लिए बना रहे हैं, हमने तो 1000 शर्ट बना के रख दी, फिर कस्टमर आता है बोलता हाँ मुझे शर्ट पसंद है मुझे दे दो। तो इसमें कोई भी कस्टमर ने कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी रिक्वायरमेंट पहले से स्पेसिफाई नहीं की हुई थी। तो दोनों बातों में अंतर क्या है, इसमें 194C लगेगा, इसमें 194C नहीं लगेगा। चेक करते हैं, लाइए वापस से पढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associate। customer लेके आया है, उसके किसी associate ने दिए। being a person related to the customer, associate कैसा होना चाहिए भैया, जो रिलेटेड हो। कौन से सेक्शन के तहत, रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 40A की लगेगी। सेक्शन 40A में रिलेटेड पर्सन कौन होता है ये डिफाइन कर रखा है बिजनेस प्रोफेशन हेड में। The customer would be in the place of the assessee and the associate would be the related person mentioned in that section। ठीक है, the work will not include, मना कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर और एसोसिएट। क्यों, क्योंकि एक जगह वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, देख लो, मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर। तो इसका सिंपल एग्जांपल यही वाला है यार, ये वाला केस देखो जरा। ये कंपनी वाले ने एक्स से रॉ मटेरियल खरीदा क्लोथ, क्या राम और ये रिलेटेड है, नहीं। क्या ये एसोसिएटेड है, नहीं। क्या इसके कहने पे इसने दिया, नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी ने नॉर्मली मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, उससे ये शर्ट्स बनाए और राम फिर बाद में खरीदने आया। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का है। तो इसको फिर अपन वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में कवर नहीं करेंगे, ये अंतर आया यहाँ पर। और यहाँ पर राम या उसका कोई 40A में रिलेटेड पर्सन, जिसकी डेफिनेशन 40A में दी हुई है, उस रिलेटेड पर्सन जिसको हम एसोसिएट बोल रहे हैं, उसने ये कपड़ा सप्लाई किया कंपनी को, तो या तो राम दे या उसका कोई 40A का रिलेटेड पर्सन दे, और फिर कंपनी उसके इंस्ट्रक्शंस या स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को बनाए, तो फिर ये सेल नहीं है। सेल क्या होती है, गुड्स पड़ा है, आप बोलते हो लक्स साबुन दे दो, मैं दे देता हूँ, ये सेल है। लेकिन आप मेरे फैक्ट्री में आके मुझे रॉ मटेरियल भी देते हो, फिर बताते हो इस सोप में ये फ्रेगनेंस होनी चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए, सब आपके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो फिर ये प्योरली एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके डायरेक्शन, आपके द्वारा सप्लाई किए गए रॉ मटेरियल से बन रहा है। तो अंतर में ये वाला केस सेल में चला गया और ये वाला केस कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, इसीलिए दोनों में डिफरेंस आ गया। देख लो ये लिखा हुआ, मेन वर्ड क्या है, मेन एक ही वर्ड है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर और बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इंस्ट्रक्शन भी उसका और मटेरियल भी उसका। तो एक और केस बनाएं, लाओ एक और केस बनाते हैं, इसमें थर्ड केस बनाते हैं एक और अपन। थर्ड केस बोलो, ये है कंपनी जो नॉर्मली शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपके घर में बड़े भाई की शादी थी, उसकी मैरिज के लिए आपने पूरी फैमिली के लिए मान लो 100 शर्ट्स का ऑर्डर किया। अब ऑर्डर कस्टमर की तरफ से था, स्पेसिफिकेशन भी आपकी तरफ से ही थे कि शर्ट्स कैसी होनी चाहिए, लेकिन आपने कंपनी को बोला भैया ये रॉ मटेरियल तुम खरीद लेना, जिससे भी खरीदना, हमको तो ये 100 शर्ट चाहिए। तो बेसिकली फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया, प्योरली सेल का। भले ही इंस्ट्रक्शन किसके थे, कस्टमर के थे, लेकिन कस्टमर ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया। एक बात बताओ, जब तुम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो जैसे कि ज्वेलरी, तो इंस्ट्रक्शन तो तुम्हारी लगते हैं, इंस्ट्रक्शन तो अपने ही होते हैं, पर रॉ मटेरियल अपन हर बार देते हैं क्या, नहीं। हम जूस पीने गए, हम कॉफी पीने गए, इंस्ट्रक्शन तो अपने ही होते हैं, हॉट कॉफी की कोल्ड कॉफी पर हम घर से दूध और कॉफी लेके जा रहे हैं क्या, अगर हाँ तो फिर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर ना तो फिर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो 194C नहीं लगेगा। तो ये मैंने दोनों तीनों केसेस बताया, पहला जिसमें इंस्ट्रक्शन प्लस मटेरियल दोनों है, दूसरा जिसमें ना इंस्ट्रक्शन है ना मटेरियल है, तीसरा इंस्ट्रक्शन है लेकिन रॉ मटेरियल कंपनी खुद ही एक्स से परचेज कर रही है, खुद बाहर से। कुल मिला के सिंपल भाषा में मैंने तो यहाँ सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मेरे को इतना प्रोडक्ट चाहिए, ये 100 शर्ट चाहिए, कितने में, तो कंपनी ने बोल दिया हम 1 लाख रुपए में भेजेंगे ये माल आपको, ठीक है साहब। उनकी मगजमारी ये है कि वो कैसे रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के मेरे लिए शर्ट बना के देते हैं। ये था 194C का छोटा सा पार्ट। चलो साहब, तो डेफिनेशन ऑफ वर्क एक बार और पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, किसी चैनल के लिए अगर करोगे तो। कैरिज ऑफ गुड्स,
बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन पेन सबमिट हो गया तो टीडीएस नहीं होगा। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशन, और रॉ मटेरियल भी उसी ने दिया है। तो ये बात यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझाई गई है इस वाले पॉइंट में। इन दो लाइंस को ज़्यादा सिंपल समझना हो तो इन दो लाइंस को समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाए। अब टीडीएस कितने पे होगा? टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। ध्यान रखना टीडीएस कितने पे करोगे? 1 लाख पे करेंगे क्या पूरा? नहीं, हम उस 1 लाख में से जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो घटाएंगे, जो बचेगा उस पर टीडीएस होगा। बोलो, परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर, उस कस्टमर ने बोला कि 30,000 रुपए का कपड़ा ही है, 1 लाख में से 30,000 घटा दो, 70,000 रुपए के ऊपर टीडीएस कटेगा। वेयर द मटेरियल कंपोनेंट हैज नॉट बीन सेपरेटली मेंशन, अब क्या होगा? अगर पूरा इनवॉइस ही 1 लाख का बना है, ऐसे सेपरेशन नहीं किया हुआ है, तो फिर पूरे 1 लाख पर ही टीडीएस होगा। तो टीडीएस के लिए 2 केसेस हो गए। बोलो, पहला केस, अगर सेपरेटली मेंशनड हो तो कपड़े की वैल्यू या रॉ मटेरियल की वैल्यू हटाकर जो कंपनी सर्विस चार्ज कर रही है उसके ऊपर टीडीएस करना, और अगर नहीं हो तो पूरे अमाउंट पे कर देना। 2 आंसर है। तो पहला सेपरेटली, दूसरा सेपरेटली नॉट मेंशनड। ठीक, चलो लिखना हो तो लिख भी लेना यहां पर ऐसे ही, इफ सेपरेट चार्जेस। तो बताओ, कंपनी जो चार्ज करेगी उस पर लगाएंगे ना टीडीएस। भाई मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए दिए, कपड़ा मैंने ला के दिया, तो उसमें कंपनी ने बोला ठीक है 70,000 रुपये हमारे रहेंगे, 30,000 का तो आपका मटेरियल है। तो बिल अगर 70 से ही बना और अलग अलग शो हो गया, बात ही खत्म हो गई। पूरा 1 लाख का बिल बना तो फिर पूरे 1 लाख पर ही टीडीएस किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C सब कब होगा? देखो, नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड, किसको? ऑन अकाउंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर। कैसा कॉन्ट्रैक्टर है? जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जुड़ा हुआ है। कैसे मालूम सर? बिजनेस का नाम पढ़ो, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस इफ ही फर्निशेज हिज पेन टू द डिडक्टर। अच्छा, ये जो टेबल हमने पढ़ा था, ये इस टेबल पे आए वापस से। कॉन्ट्रैक्टर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस इफ ही सबमिट हिज पेन। ठीक है साहब, हमने नील नील लिख दिया कि टीडीएस नहीं होगा, लेकिन 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 नो टीडीएस तो ठीक है, आपको कुछ शर्तें पूरी करना पड़ेगी उसके लिए। पहले शर्तें क्या है? लाओ शर्तें देख लो। शर्त में पहली कंडीशन क्या है? आपका बिजनेस का नेचर ये होना चाहिए, आप गुड्स कैरीज चला रहे हो, आपका पेन होना चाहिए, फिर आपके पास 10 से कम गाड़ियां होनी चाहिए, 10 से कम ट्रक होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बोलो भैया, कहने का मतलब ये जो रिलैक्सेशन है टीडीएस वाली, ये किस पे? सपोज मैं एक छोटा सा आदमी, मेरे पास एक ट्रक है, मैं खुद ही वो ट्रक चला के जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहा हूँ बढ़िया से, और मेरी फैमिली को पाल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अकेले ही तो ट्रक वाला हूँ, मेरा एक ही ट्रक है, मैं ही लेके जाता हूँ, मैं ही गुड्स डिलीवर करता हूँ, मुझे पेमेंट हाथों हाथ कैश मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, मेरा टीडीएस करके क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल बढ़ा, मेरे पास 5 ट्रक है, एक मैं चलाता हूँ, 4 लोगों को रख रखा है मैंने। अब उन छोटे ट्रक वालों से अगर आप टीडीएस की प्रोविजन फुलफिल करवाने लग गए, मतलब ये कंपनी है, कंपनी के पास शब्बीर भाई गए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ट्रक वाले से, इसके पास 5 ट्रक हैं और ये 5 ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 5 ट्रक साल भर कंपनी के लिए चलेंगे। ओके, कंपनी इज द पेयर, ट्रांसपोर्टर इज द पेई। अब शब्बीर भाई बोल रहे हैं कि यार मालिक 5 तो ट्रक है, मैं छोटा ट्रक वाला हूँ, छोटी छोटी ट्रिप करता हूँ 100-100 किलोमीटर की, अब इसमें कहाँ टीडीएस कर रहे हो? इतनी तो कमाई नहीं होती जितना तुम टीडीएस कर रहे हो। तो गवर्नमेंट की अक्ल चली कि अगर साल भर में कभी भी ऐसा ट्रक वाला एट एनी टाइम जिसके पास हमेशा 10 से कम ही ट्रक रहते हैं, और अगर वो अपना पेन सबमिट कर दे, अगर वो डिक्लेयर कर दे कि मेरे पास 10 से कम गाड़ियां हैं, प्लीज मेरा टीडीएस मत करो, तो उसका टीडीएस नहीं होगा। इसका उल्टा मतलब निकालो, जितने बड़े ट्रक वाले हैं, जितने बड़े ट्रक वाले हैं उन लोगों का टीडीएस आप करना। मेरी 100 गाड़ियां चलती हैं, 100 ट्रक, मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी है मेरी, तो मेरा टीडीएस तो होना चाहिए, मैं छोटा ट्रक वाला थोड़ी ना हूं। तो सिंपल भाषा में ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन किसके लिए? तो हिंदी में अगर बात करें, नॉर्मल हिंदी में, तो हम बोलेंगे ये छोटा ट्रक वाला है। और इसी छोटे ट्रक वाले का आप जो सेक्शन पढ़ते हो, ध्यान से याद करना, बिजनेस प्रोफेशन हेड में सेक्शन आता है 44AE, 44AE वाला असेसी, ऐसा लिख देता हूं हिंदी में मैं आपके लिए, 44AE वाला असेसी। तो जो 44AE वाला असेसी है, जो सेक्शन 44AE को यूज करता है बिजनेस प्रोफेशन हेड में, उसका आप टीडीएस मत करना, वो छोटा ट्रक वाला है, छोटा ट्रांसपोर्टर है। गुड्स कैरीज आपको मालूम है, जो कि गुड्स को कैरी करे कि पैसेंजर को? सर गुड्स को करे, सिंपल।
टर्म मोटर व्हीकल में कोई भी ऐसी गाड़ी मत लेना जो 25 सीसी से, अरे 25 सीसी से नीचे का तो इंजन है, क्या जान लोगे क्या गाड़ी की, बोलो भैया, है ना। चलो, और डिडक्शन कब कब करनी है, शाल बी मेड फ्रॉम सम पेड फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कौन सा वर्क, एनी वर्क, वर्क की डेफिनेशन आपने देख ली, सप्लाइंग लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, तो ये सेक्शन कब कब लगेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे और लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा, लेकिन सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगेगा, वरना आप तुम रोज जो गुड्स खरीद बेच रहे हो एज अ कस्टमर, उस पर भी टीडीएस हो जाता है क्या, पे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं क्या वो आएंगी, उनको मना कर दिया, क्यों, क्योंकि उनके लिए एक तो अलग से सेक्शन है 194 जे भी एक सेक्शन प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स वो वहां कवर हो जाते हैं। तो नो डिडक्शन इज मेड फॉर दिस, उनके लिए अलग से सेक्शन दिया गया है, 194 जे लगेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब ये सिर्फ टाइटल पढ़ लो, 194 सी में कवर होगा कि नहीं होगा। अब देखो 194 सी का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, आप पहले ये चेक करना कि कोई भी आपका जो काम है वो वर्क की डेफिनेशन में आ भी रहा है या नहीं। अगर वो वर्क की डेफिनेशन में नहीं आया तो टीडीएस का क्वेश्चन ही अराइज 194 सी का तो नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस को देख लो, ये जो एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, नोटिफिकेशन जो सर्कुलर्स निकालते हैं, तो इन्होंने सर्कुलर निकाला, सीबीडीटी है, क्या था वो देखो, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ गैस। चलो दो नाम ले लो भैया, ये है मिस्टर राम, हु इज द सेलर, क्या सेल कर रहे हैं ये, सर नेचुरल गैस सेल कर रहे हैं, इसके क्या लग रहे हैं, गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं, बाय द परचेजर टू द सेलर ऑफ द गैस, ये दो लोग तो हो गए, ये चलो यहाँ से केस ही समझ लो पूरा, लाओ यहाँ से पढ़ लो, लाओ फटाफट, 1 मिनट का काम। इन केस द ऑनर ऑफ द नेचुरल गैस सेल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, दो काम कर रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं मिस्टर राम हूँ, आप परचेजर हो, मैं आपको ये नेचुरल गैस सेल कर रहा हूँ, आपने बोला भाई नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट भी करवाओ टैंकर्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, मैंने कहा ठीक है, उसका भी चार्ज लगेगा टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, यहां तक। वेयर द ऑनरशिप ऑफ गैस इज साइमल्टेनियसली ट्रांसफर, जिसमें ऑनरशिप ऑफ गैस चली जाएगी किसके पास, परचेजर के पास, तो यही काम है मेरा, मैं गैस भी बेच रहा हूँ और आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन था क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानेगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानेगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे तो 194 सी लग जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानेंगे तो 194 सी नहीं लगेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये जो नेचुरल गैस बेच रहा हूँ मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए गुड्स है, नेचुरल गैस गुड्स है भैया, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बोलो। ट्रांसपोर्टेशन, सर उसी गुड्स को मैं पहुंचाता हूं किसी और को, अगर गैस नहीं होती, मान लो कूलर्स होते, तो आप क्या इसको 194 सी में कवर कर लेते, नहीं। तो फिर उन्होंने इसीलिए बोला कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा देने से कोई उसका बेसिक नेचर नहीं बदलता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही। तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक पड़ा हुआ, आपको ध्यान होगा, सेलर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक माल बेचने का और एक ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, क्योंकि उसी के साथ रिस्क ट्रांसफर होती है, तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी देता है वो। तो एक सेलर अपने ट्रक में अगर गुड्स बेच भी रहा है यहाँ तक परचेजर के दरवाजे तक, परचेजर की फैक्ट्री तक, तो सेलर दो काम कर रहा है, एक तो सेल प्राइस कवर कर रहा है प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लेगा। तो क्या आप इसको सेल से हटा के वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओगे ना, ये प्योरली सेल ऑफ गुड्स का ही केस है अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ध्यान रखना नो टीडीएस विल बी मेड, यहाँ साइड में लिखना, लिखो 194 सी डज नॉट अप्लाई। हालांकि एग्जाम में कभी भी ये लोग सर्कुलर पूछ नहीं रहे हैं आपसे, पर एक एक लाइन याद रखना है, हम रख सकते हैं, एक एक लाइन याद रखने में कोई बुराई नहीं है। However, transportation charge is paid to a third party, कोई तीसरा व्यक्ति, ये है सेलर, ये है बायर, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जेड, अब तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई, पेमेंट कौन करेगा, आइदर बाय द ऑनर, या कोई भी पेमेंट कर सकता है भाई, एक्स भी कर सकता है, वाई भी कर सकता है, किसको, जेड को। अब शाल कंटिन्यू टू बी द गवर्न बाय द एक्ट, और टीडीएस होगा, इस पे 194 सी आप लगा सकते हो, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, तो वो क्या गुड्स बेच रही है, नहीं, वो बोलेगा मैं तो ट्रांसपोर्टर हूँ। अब ट्रांसपोर्टर में ध्यान रखना, वो बोल दे मेरे पास 10 से कम ट्रक है और पेन दे दूंगा, तो उसका टीडीएस मत करना, बोलो भैया, समझ में आया। नेक्स्ट इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग सर्कुलर है, ध्यान से देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन ऑन पेमेंट बाय पेमेंट कौन कर रहा है, बाय ब्रॉडकास्टर्स और टीवी चैनल्स, ये लोग पेयर्स हो गए, टीवी चैनल जैसे कि सोनी टीवी, स्टार टीवी, ये लोग पेयर्स हैं। टू किसको कर रहे हैं पेमेंट, टू प्रोडक्शन हाउसेस,
तो दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तरफ सोनी चैनल है और एक तरफ केबीसी का प्रोडक्शन हाउस, जिसने कौन बनेगा करोड़पति मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया पूरा सीरियल। अब हमेशा जानते हो कोई सीरियल अगर आता है, कोई पिक्चर अगर आती है, तो दो लोग होते हैं, एक उसको रिलीज करने वाला जैसे कि सोनी चैनल, और एक उसका प्रोडक्शन हाउस, नाम आता है उसमें। एक होते हैं डायरेक्टर्स और एक होता है प्रोडक्शन हाउस, वो सीरियल बनाया किसने है। अब प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट या प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग का चार्जेस वसूल कर रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने पैसे लिए इसी के, तो ये सीरियल बनाया ना। जैसे कि बालाजी टेलीफिल्म सीरियल बना रही है, एकता कपूर, दे आर द प्रोडक्शन हाउस। करण जौहर प्रोडक्शन हाउस, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस, बोलो रेड चिली प्रोडक्शन हाउस। ये लोग सीरियल्स बना रहे हैं किसके लिए, फॉर टेलीविजन चैनल और फॉर ब्रॉडकास्टर। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़े, इशू अंडर कंसिडरेशन, इस क्वेश्चन ये था वेदर पेमेंट मेड बाय द ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस विल बी अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या 194C लगेगा, या ये कॉन्ट्रैक्ट 194C की जगह 194J में जाएगा, या ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज है, तो फिर केस शिफ्ट हो जाएगा 194J में। तो क्वेश्चन क्या था कि इस पे 194C में टीडीएस होना चाहिए कि 194J में। 194C में टीडीएस करोगे मतलब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, 194J में करोगे मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोफेशनल सर्विस है। इन दिस रिगार्ड सीबीडीटी ने ये पूरा केस स्टडी करने के बाद दो चीजें बोली, देखो डिस्टिंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, कुछ अंतर करना पड़ेगा आपको दो चीजों में। पहली चीज ध्यान से देखो, पेमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर। ये ब्रॉडकास्टर या टेलीकास्टर कौन, जैसे सोनी वाला बालाजी टेलीफिल्म्स को पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट किसका है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट, पहला। और दूसरा पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मतलब बालाजी टेलीफिल्म ऑलरेडी 100 एपिसोड्स रिकॉर्ड कर चुका है एक सीरियल के, अब वो 3-4 टीवी चैनल्स वालों के यहाँ नॉक कर रहा है कि भैया मैंने ये सीरियल बना लिया है, आप एपिसोड देख लो और आप मेरे से राइट खरीद लो पूरे सीरियल्स के। ये भी सही बात है। अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब यहाँ पर पेमेंट फॉर प्रोडक्शन किया गया एज पर दी स्पेसिफिकेशन किसके भैया, चैनल वालों के, तो फिर वही अपना कस्टमर ही बता रहा है कि क्या बनाना है, वो वाली बात हो गई। तो देखो फिर तो ये वर्क में कवर हो गया 194C में। तो पहले केस को कहाँ कवर करेंगे, 194C में। लेकिन दूसरे केस में मैंने सीरियल बना लिया, मैंने प्रोडक्शन कर लिया, अब मैं उसको आपके पास लेके आ रहा हूं कि सर ये मैंने रामायण सीरियल बनाया, ये मैंने महाभारत सीरियल बनाया, ये मैंने केबीसी का कंसेप्ट लॉन्च किया, ये मैंने स्प्लिट्स विला लॉन्च किया है, आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे राइट्स खरीद लो। स्प्लिट्स विला का मैंने कंसेप्ट सिखाया, बताया, एमटीवी वालों को पसंद आ गया, बोले आजकल की जनता को ये ऐसी एबलेपनी जैसी चीजें चाहिए, अजीब वगैरह जिसमें गाली गलौज बहुत जबरदस्त हो, तो भैया स्प्लिट्स विला के राइट्स मैंने उनको दे दिए। अब उस केस में फिर क्या है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, क्योंकि मैं वर्क तो पहले ही कर चुका हूं, बोलो तो उसके ऊपर 194C अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको प्रोड्यूस कर चुका हूं। बहुत सिंपल वर्ड यहां पर, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, इससे समझ में आ गया, वर्क पहले ही हो गया, राइट्स बाद में बेच रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में हो रहा है, पहले तो काम हो चुका है, उस पर 194C लग ही नहीं सकता। पहले वाले केस में पेमेंट हो इसीलिए रहा है कि मैं आपके सोनी टीवी वाले ने बोला ऐसा सीरियल बनाओ, ऐसी स्टोरी बनाओ, मैंने कहा ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन हाउस पैसा ही उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ले रहा हूं, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाएगा। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है भैया, एक पेमेंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है और दूसरा राइट्स खरीदने की बात है। राइट्स खरीदने के लिए कोई और सेक्शन अगर लग जाए तो ठीक, वरना 194C तो अप्लाई नहीं होगा, नो कॉन्ट्रैक्ट। ये दो अलग अलग सिचुएशन, बहुत अच्छा एनालिसिस सीबीडीटी ने अच्छा सर्कुलर पास किया और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि कैसे इसको सॉल्व करें प्रॉब्लम को। चलो साहब, ये हो गया अपना एक और पॉइंट। क्वेश्चन देखते हैं, सर्टेन कंसेशंस आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यस, in the context of cash payment under 40A3 and deduction of tax at source 194C, elucidate। आपको थ्योरी लिखनी है। 40A3 अभी आपने अगर बिजनेस प्रोविजन पढ़ लिया है तो ही पढ़ना, वरना इसको रोक लेना, 194C से शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली रेट क्या है, 1 और 0.75 या 2 और 1.5, ये दो ही तो रेट है, 1% और 2%, इसका 3/4 कर लिया अपन ने, है ना। किसको जा रहा है पेमेंट, टू इंडिविजुअल और HUF, अगर एक है तो 1% इंडिविजुअल या HUF, 2% अदर असेसीज। However, no deduction will be required to be made if the sum is credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to the account of contractor,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, तो मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखूंगा कि ट्रांसपोर्टर बिजनेस, ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस इफ सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल। पहला, वो अपना डिक्लेरेशन दे और पैन सबमिट करे। दूसरा, वो इसी बिजनेस में एंगेज्ड है। तीसरा, ही डज नॉट ओन या ही ओन्स 10 और लेस गुड्स कैरेज की पैसेंजर गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएगी तो मैं टीडीएस नहीं करूंगा। एक भी कंडीशन टूटी मैं उस ट्रांसपोर्टर का टीडीएस कर दूंगा। 194C थोड़ा सा बड़ा पॉइंट, बड़ा लेक्चर, डिटेल्ड आपको ये पूरा डिस्कशन मैंने समझाया। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब इसके बाद वो है अपना डिविडेंड के बाद 194A हो गया, 194C हो गया, बीबी हो गया, नया सेक्शन 194D से यहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। अब बाकी सारे सेक्शन छोटे छोटे से देखिए ध्यान से। 194D क्या बोलता है? अमाउंट बोलो इनकम का। इंश्योरेंस कमीशन जा रहा है सर, किससे ज्यादा है? 15,000 से ज्यादा किसी को इंश्योरेंस कमीशन जा रहा है, देने वाला कौन? यार जो इंश्योरेंस बिजनेस में है वही तो देगा। किसको? सर रेसिडेंट को। ठीक, रेट 5% और 3.75। एक बात का ध्यान रख लेना, ये जितने रेट रिड्यूस हुए हैं, जितने भी रेट रिड्यूस हुए हैं, ये 3/4 हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही हुए हैं। आप चेक कर लो, कोई भी रेट जो कम हुआ है, ध्यान रखना वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही हुआ है। जैसे यहाँ पे भी रेसिडेंट था, इसीलिए हम रेट को 7.5 कर पाए। और अगर किसी जगह यहाँ एनी असेसी लिखा है, सपोज कि पेई कौन है? एनी असेसी, तो ध्यान रखना रेट जो कम होगा वो सिर्फ रेसिडेंट असेसी के लिए ही किया जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जो रेट रिड्यूस कर रहे हो 14 मई से, वो रेट रिड्यूस हुआ है ओनली फॉर रेसिडेंट असेसी। यहां लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लो, इस लाइन को नोट करें सभी। रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 मई टू 31 मार्च 21। ये जो रेट रिड्यूस हुआ कैसे हुआ है? ओरिजिनल रेट का 3/4 कर दिया उन्होंने। बट ये फैसिलिटी सिर्फ किसके लिए है? अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट पे ही। ध्यान रखना, ओनली फॉर रेसिडेंट पे ही ये सुविधा है। तो अगर किसी सेक्शन में एनी एसएससी लिखा है, ध्यान रखना अगर रेट कम भी हो रहा तो सिर्फ रेसिडेंट एसएससी के लिए होगा, नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए रेट कम नहीं होगा, ओरिजिनल रेट ही लगेगा। तभी तो आपका एसएससी कौन है, पेई कौन है? रेसिडेंट है, तो ऑब्वियसली रेट कम होना ही चाहिए। ये था इंश्योरेंस कमीशन का छोटा सा पार्ट। 15,000 रुपए की लिमिट है, रेट है 5 और 3.75। 194D कैसे याद रखेंगे? कोई भी सम पे हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें इसमें से। पहली बेसिक चीज थी, याद करो, 194D तो हमने पढ़ ही लिया, ये रेट कम हो भी गया है 3.75, ये भी हमने देख लिया। ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी, मैं इसको इस नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपको याद रहेगी इसके नीचे। ये बात ऑल सेक्शन पे अप्लाई होती है, ध्यान रखना। अप्लाइज टू होल चैप्टर, अप्लाइज टू होल चैप्टर, पूरे टीडीएस के सारे प्रोविजंस के लिए ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। चलो साहब, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, सिर्फ ग्रेटर देन। 15,000 से ज्यादा हो तो ही टीडीएस करना किसी का इंश्योरेंस कमीशन। नेक्स्ट छोटा सा सेक्शन है 194D है। आपको पेमेंट आ रहा है किसी भी सम का, किसी भी अमाउंट का, इससे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपने कोई LIC ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसमें आप LIP पे करते थे, उसकी रिडक्शन 80C में लेते थे, याद करो। बोलो भैया, ये देख लो केस। ये है मिस्टर राम जिसने LIP पे की, ये है मिस्टर राम जिन्होंने LIP पे करी, असेसी अपना, रिसीवर जिसको पैसा मिल रहा है। तो नॉर्मल क्या है, राम ने एक LIC ली, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और राम हर साल 80C में उसकी रिडक्शन लेते हैं। याद करो, आपने पढ़ा था प्रीमियम का अमाउंट 1/4 के पहले 20%, 1/4 से 1/4 10%, और 1/4 के बाद अगर पॉलिसी है तो 15 और 10, 15 हैंडीकैप के लिए और 10 अदर देन हैंडीकैप के लिए, इतने की आपको डिडक्शन थी। और यही रूल, सेम रूल आपने लगाया था सेक्शन 1010D के लिए, कि अगर आपकी प्रीमियम इस पॉलिसी की डेट देखते हुए 20% से कम है या 10% से कम है, तो जो भी सम मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। याद करो, ये डायग्राम हमने डिडक्शंस के समय देखा था। डिडक्शंस के समय ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, आपको ध्यान हो तो ये वाला डायग्राम हमने पढ़ा था उस समय, और पूरा बेहतरीन डायग्राम बनाया था। ये देख लो, 1010D में जो भी सम हो रहा है रिसीव, वो एग्जम्प्ट है।
पर उसके लिए पहले आपको पॉलिसी इशूड की तारीख देखनी पड़ेगी। पॉलिसी इसके पहले थी पूरा एग्जाम, इसके पहले थी पूरा एग्जाम। यदि प्रीमियम 20% से कम हो तो ही एग्जाम, मतलब आपकी प्रीमियम 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है तो कुछ भी एग्जाम्शन 1010D की नहीं होगी। सिमिलरली 1412 से 1413 के बीच की अगर आपकी पॉलिसी की डेट है तो 10% से कम प्रीमियम पे हो तो पूरा का पूरा पैसा जो आपको मिलेगा, एनी सम रिसीव्ड विल बी एग्जम्प्ट। याद आ रहा है कुछ? 1413 के बाद अगर पॉलिसी है तो दो रेट है, हैंडीकैप के लिए 15, अदर्स के लिए 10, और इतने की ही डिडक्शन आप एटीसी में ले रहे हो। तो अंतर समझना, एटीसी में आप इन्वेस्ट करते हो तो डिडक्शन मिलती है। वापस से बोल रहा हूं, एटीसी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एटीसी की डिडक्शन ले पाते हो। 1010D में आपको पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? कंपनी, एलआईसी वाली कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आपको पेमेंट कर रही हैं। क्वेश्चन है क्या वो जो पेमेंट एसएससी को रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल है या नहीं? तो 1010D बोलता है वो टैक्सेबल नहीं है अगर आप इस शर्त को पूरा करो। तो सबसे पहले पॉलिसी की तारीख देख लेना। अब मुझे बताओ, अगर आपके ऊपर सेक्शन 1010D लग गया और जितना भी पैसा आया वो पूरा एग्जम्प्ट हो गया तो क्या कंपनीज टीडीएस करेगी रिसीवर का? नहीं नहीं नहीं, यही लिखा है। सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस फ्रॉम इंश्योरेंस इज एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन मैंने आपको ये बता दी, ये सारी कंडीशन है नीचे की। तो जो भी पैसा 1010D में आपको रिसीव हुआ चेक कर लेना। आपकी प्रीमियम का अमाउंट 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% ऑफ सम एश्योर्ड या 10% ऑफ सम एश्योर्ड एज पर द डेट ऑफ पॉलिसी। चेक करके देखना एग्जम्प्ट है कि नहीं। अगर एग्जम्प्ट है तो टीडीएस होना ही नहीं चाहिए, बहुत सिंपल। अगर एग्जम्प्ट नहीं है मतलब आपने 20%, 10%, 15% से ज्यादा का प्रीमियम पे करा तो फिर कोई एग्जम्पशन नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल होगा तो फिर टीडीएस भी किया जाएगा। लेकिन टीडीएस किस अमाउंट पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। किस अमाउंट पे आप टीडीएस करोगे तो ध्यान से देखना। जो भी मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिला वो पूरा यहां लिख लो। जैसे आपको 4 लाख रुपए मिले तो पूरे यहां लिख लो टोटल, माइनस जितना आपने पे किया था प्रीमियम वो घटा देना। तो बेसिकली क्या वर्ड है, ध्यान से देखना। एनी सम का मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो इनकम एलिमेंट है सिर्फ उसकी बात करेंगे। नेट इनकम बोल लो चाहो तो जो आपको मिला 4 लाख, आपने खुद ने लगा दिए थे प्रीमियम के नाम पे 2,20,000 रुपए, तो मालिक आपकी इनकम कितनी हुई? 1,80,000 पे टीडीएस करेगी कंपनी, ध्यान रखिएगा। तो पहले चेक कर लेना आपके ऊपर 1010D लग रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। आपको जितना भी पैसा मिल रहा है पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, इनकम में लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका टीडीएस भी नहीं होगा। तो पहले इनकम चेक करना, इनकम है भी कि नहीं। इनकम है अगर, क्योंकि आपने 20%, 10% या 15% से ज्यादा प्रीमियम पे की थी, तो अब ये 1010D में नहीं आ रहा, इसीलिए टैक्सेबल है। और टैक्सेबल है तो ही आपका टीडीएस होगा, वरना नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कितने पे? आपको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है उस टोटल अमाउंट में से जितना आपने प्रीमियम पे किया था वो लेस किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर राम ने हर साल पिछले 20 सालों से वो एलआईसी की प्रीमियम पे कर रहे हैं, हर साल 80 की इस तरह से डिडक्शन लेते जा रहे थे। फाइनली पॉलिसी की टर्म्स के तहत उनको कोई अमाउंट या बोनस कुछ भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कितना आया मालिक? 2 लाख रुपए। चेक करो क्या वो 1010D में कवर्ड है। अगर हाँ तो कुछ भी एग्जम्प्ट है तो कुछ भी टीडीएस नहीं होगा। सारा एग्जाम तो कुछ भी टीडीएस नहीं। अगर वो 1010D में कवर्ड नहीं है मतलब वो प्रीमियम 20%, 10% या 15% से ज्यादा दे रहे थे सम एश्योर्ड का, तो टैक्सेबल है। फिर चेक करो लिमिट क्या है इसकी, लिमिट देखो तो जरा। लिमिट ये रहा। लिमिट में ध्यान से देखना, 194DA में इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट 1 लाख रुपए भी हुआ तो टीडीएस होगा। क्लियर? तो पहले क्या चेक करोगे, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है? हम बोल रहे हैं हाँ। ठीक करो इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू करो भैया, इसको ठीक करें नोट्स में। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है, हम बोल रहे हैं हाँ, तो टीडीएस का रेट 5 या 3.75 हो जाएगा। तो ध्यान रखना एग्जम्पशन लिमिट कहां तक की? एग्रीगेट अमाउंट टू अ पेई इन अ फाइनेंशियल ईयर। अ पेई और अ फाइनेंशियल ईयर, अगर इसमें अंतर क्या है, हर जगह जब लिमिट होती है ना तो देखो यहाँ पे इक्वल टू वर्ड नहीं है, एक्सीड्स 15,000 ऐसा वर्ड आता है। तो एग्जैक्ट 15,000 पे टीडीएस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन? सर ग्रेटर देन। तो एग्जैक्ट 15,000 का कमीशन मिला सर, टीडीएस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड हैं। तो यहाँ एग्जैक्ट 1 लाख भी हुआ तो आपको टीडीएस करना पड़ जाएगा। ये देखो मैंने ये नोट डाला था, चेक करो इस नोट को, चेक करें भैया। 2 सेक्शन है ऐसे आपके पास, 194EE और 194DA। एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी टीडीएस होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाना है अपने।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन इंपॉर्टेंट है, मेन है इक्वल टू, इक्वल टू 1 लाख, ठीक करें भैया, इक्वल टू 1 लाख भी हुआ। वैसे मैंने हिंदी में लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, बोलो भैया। और यहाँ पे भी इक्वल टू साइन है 2,500 वाला। तो एक होता है एक्सीडिंग 1 लाख, तो 1 लाख पे फिर आपको टीडीएस नहीं करना है, बोलो भैया हाँ या ना। और ये इक्वल टू वर्ड लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। इस डायग्राम में बोलो क्या करना है। राम को 2 लाख रुपए मिले, अगर वो 1 लाख से ज्यादा हैं तो उस पर टीडीएस होगा 3.75 का। लेकिन पहले चेक करना क्या राम का ये 2 लाख रुपया 1010D में आ पा रहा है, तो टीडीएस का रेट 3.75। लेकिन क्या पूरे 2 लाख पे होगा? नहीं सर, इस 2 लाख को तो यहाँ लिखो जो इतना पैसा आया माइनस जितना प्रीमियम पे किया था अभी तक मिस्टर राम ने। सपोज मिस्टर राम ने 75,000 की प्रीमियम पिछले 20 सालों में पे की, तो फिर 1,25,000 ही उसकी इनकम है। इसके ऊपर आपको ये 3.75 का रेट लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद करो, टीडीएस किस पे होगा? मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस एंटायर प्रीमियम पेड। और ये क्वेश्चन मैं आपको आपके मॉड्यूल से करा देता हूं। पढ़ें इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 9.31। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 DA। एक्स अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4,50,000, ओके, 31 मार्च को मिलेंगे। टूवर्ड्स मैच्योरिटी हो रही है भैया LIC की पॉलिसी के तहत, उसको पैसा मिल रहा है जो उसने 2018 में ली थी। और एनुअल प्रीमियम कितनी थी? 1,25,000। तो अपन क्या बोलेंगे, पहले तो चेक करो कि 1010D में एग्जम्प्ट है क्या, चेक करते हैं। सम एश्योर्ड कितना है सर? 4 लाख। पॉलिसी कब ली थी? 2018 में। 2018 में लो तो पॉलिसी कितने पे होनी चाहिए? 10% वाले रूल पे होनी चाहिए, चेक कर लो। इफ पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1413 और आप नॉर्मल व्यक्ति हो तो एग्जाम्पशन तभी है जब आपकी प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है। आपका सम एश्योर्ड है 4 लाख और आपकी प्रीमियम है 1,25,000। देख लो क्वेश्चन बोल रहा है सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप इतना प्रीमियम दे रहे हो। देखो 4 लाख का सम एश्योर्ड का 10% होता है 40,000 रुपए। 40,000 या उससे नीचे की प्रीमियम पे करो तो 1010D लग जाएगा। लेकिन आप पे कर रहे हो 1,25,000, मतलब आपके ऊपर 1010D की एग्जाम्पशन तो नहीं लगेगी क्योंकि आपने कंडीशन तोड़ दी। कंडीशन क्या थी? 1/4/13 के बाद की अगर पॉलिसी है तो पॉलिसी कब की है? 1/4/18, 1 अप्रैल 18। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड का रूल लगता है। आप पे कर रहे हो 125, बहुत ज्यादा मोर देन 30% पे कर रहे हो आप। तो 1010D तो नहीं लग रहा, पहले ये चेक करना। ये स्टेप 1 है कि 1010D चेक करो। 1010D नहीं लगाना तो अब अपने को इसका टैक्सेबल अमाउंट बताना है। चेक करो फिर दूसरी स्टेप, क्या ये 1 लाख रुपए से ज्यादा है या बराबर है? हाँ सर, अमाउंट 4.5 लाख रुपए आ रहा है। तीसरा फॉर्मूला लगाओ, 4.5 माइनस 1,25 इंटू 3। 1,25 इंटू 3 क्यों सर? 3 साल की प्रीमियम है ना। 1,25,000 इंटू 3,75,000 होते हैं। चेक करो तो नेट अमाउंट 75,000, 75,000 का 3.75% लगेगा। फॉर्मूला बोलो, मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस प्रीमियम पेड। पॉलिसी 2018 में ली गई थी तो ईयर काउंट कर लो, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 साल आपने प्रीमियम पे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा। मिस्टर वाई रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 3.25, ये उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स है। ऑन LIC पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 12। रूल देखो, 31 मार्च 12 इसके पहले पॉलिसी प्रीमियम 20% से कम हो, 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो एग्जम्प्ट है वरना नहीं है। चेक करते हैं, बोलो भैया। सम एश्योर्ड 3 लाख, 3 लाख का 20% होता है 60,000 और आपने पे किया 30,100, मतलब 20% की लिमिट के अंदर है। तो ये अमाउंट 1010D में एग्जम्प्ट है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी TDS नहीं होगा। चेक करते हैं। सिंस द एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 20% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अ पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/12, द सम रिसीव्ड ऑफ 3.25 lakh इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, तो नो TDS इज रिक्वायर्ड अंडर 194DA। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये कर लेना सभी लोग। तीसरा, मिस्टर जेड अ रेसिडेंट
ध्यान रखना इसमें अरेसिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि पेई का रेसिडेंट होना जरूरी है, तो ही 194 डीए लग रहा है, इसलिए बार बार वो किस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, अरेसिडेंट अरेसिडेंट अरेसिडेंट। Mr. Z, a resident is due to receive 95,000 on 1/8/2020. Okay. Towards maturity of the policy taken on 1/8/14. 1/8/14 पे आपका होना चाहिए रूल 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड 90,000, 90,000 का 10% हम निकालें तो ये आता है 9,000 रुपये, और आप प्रीमियम पे कर रहे हो 10,000 रुपये, मतलब 9,000 से ज्यादा, तो आपका 1010D का एग्जाम्पशन गया। ओ तो देखो, इवन दो द प्रीमियम एक्सीड्स 10%, पॉलिसी आफ्टर ली गई थी, और मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो 95,000 की है वो एग्जाम तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 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 जो पैसा आ रहा है मैच्योरिटी पे वो कितना आ रहा है मालिक, 95, जो कि 1,00,000 रुपए से कम है, हमको ये भी तो ध्यान रखना है। तो स्टेप 1 1010D चेक करो वापस। स्टेप 1 1010D में एग्जाम्पशन है क्या, हम बोल रहे हैं नो। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या, ये 1,00,000 रुपए से ज्यादा या बराबर है, हम बोल रहे हैं नहीं 1,00,000 से कम है, तो नो टीडीएस। तो टीडीएस नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 1 लाख है। तो दोनों बातें ध्यान रखना भैया, पहले एग्जाम्पशन और फिर 1010D। ये देखो ये डायग्राम मैंने इसीलिए ऐसा बनाया है, चेक करो। पहली स्टेप में मैं 1010D चेक कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि अमाउंट 1,00,000 से ज्यादा है क्या है, तो फिर टैक्स टीडीएस का कंसेप्ट लगाने की बात करेंगे, वो भी नेट इनकम पे, बोनस माइनस एक्सपेंसेस पेड। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 194DA। लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखना भैया, इक्वल टू वर्ड इधर आ गया, लेस देन नहीं, इक्वल टू वर्ड है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये था एक और छोटा सा सेक्शन 194। ये हमने क्वेश्चन किया अभी आपके मॉड्यूल से, वही है 75,000 रुपीज पे ही 5% या 3.75% बोलो, अब तो नया रूल से टीडीएस होगा। 1010D में एग्जाम्प्ट है क्या, नहीं है साहब। 1,00,000 रुपए से ऊपर है क्या, हाँ टीडीएस होगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन 194E का, ये पेमेंट किसको जा रहा है, ध्यान से पढ़ो, नाम पढ़ लेना ध्यान से, एग्जाम में आता है ये। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन पहला, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो कि नॉन रेसिडेंट है, तो मेन वर्ड है पेमेंट जा रहा है किसको, नॉन रेसिडेंट। पेई कौन है, नॉन रेसिडेंट, बोलो भैया नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन। और एक और कौन है देखो, स्पोर्ट्समैन में एथलीट तो आ ही गया, एंटरटेनर भी आ गया, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट भी हो और सिटीजन भी नहीं हो, दो कंडीशन है उसके लिए। तो पहला नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, और तीसरा एंटरटेनर हु इज नॉन रेसिडेंट एंड नॉन इंडियन सिटीजन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या रेट लगेगा, ध्यान रखना 20 + 4% दोनों जोड़ना, इसमें सेस लगना चाहिए। ये ठीक से आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, बाकी सारे सेक्शन में आपने कभी भी सेस नहीं जोड़ा, यहाँ टीडीएस में सेस जोड़ के पैसा काटना। तो 20.8 विल बी द रेट, नॉट 20%, 20% + 4% सेस। कब, विच एवर इज अर्लियर, वो तो वही कंसेप्ट है। पेमेंट कौन कर रहा है, एनी पर्सन, जो भी कर दे, बोलो भैया एनी पर्सन। कोई लिमिट है, नो लिमिट, मतलब 1 रुपया भी गया, 1 रुपया भी गया, लिख लो 1 रुपया भी पेमेंट हुआ तो टीडीएस शुरू हो जाएगा। 1 रुपया भी पेमेंट हुआ तो टीडीएस होगा, तो टीडीएस होगा, बोलो भैया। स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन में कौन कौन आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में गेम या स्पोर्ट खेलने आया था। अब उसमें 115 बीबी वाले गेम्स नहीं होने चाहिए, कैजुअल इनकम वाले का मना कर रहे हैं, वो सट्टे वाले गेम की बात नहीं हो रही है। एडवर्टीजमेंट करता है कोई बाहर का खिलाड़ी आके यहाँ पर, है ना, एड वगैरह में आता है, या आर्टिकल्स लिखता है, बोलो। कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन यहाँ आकर या तो गेम खेल रहा है, मतलब गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट में रोल प्ले कर रहा है, या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स कर रहा है रिलेटेड टू गेम्स, तो उसका टीडीएस होगा। स्पोर्ट्स अच्छा कोई लिमिट नहीं है, मतलब 1 रुपया भी पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस तो होगा। स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कोई भी गारंटी अमाउंट जा रहा है, जैसे आईसीसी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसको कोई भी पेमेंट जाएगा तो टीडीएस होगा। एंटरटेनर जो इंडिया में परफॉर्म करने आया था या आई थी, बोलो, तो वो एंटरटेनर कैसा होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बोलो भैया, आया ना। तो अपन वो शोका पड़ता है जब वो कुछ एंटरटेनर ऐसा 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 कुछ करते हैं ना, बोलो दादा, वो भी एंटरटेनर है। कोई इनॉग्रेशन फंक्शन है, वर्ल्ड कप हो रहा, आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में, बाहर से कोई बड़ा सिंगर बड़ा परफॉर्मर बाहर से आउटसाइड इंडिया से यहाँ इंडिया में 2 घंटे के लिए परफॉर्मेंस देने आया, क्या करेंगे सर, वो नॉन रेसिडेंट नॉन इंडियन सिटीजन है, तो उसको जो भी पेमेंट जाएगा उस पर टीडीएस होगा 20.8% से। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 0 थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो हर एक रुपए पे आपको टीडीएस तो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया। बात समझ में आती है कुछ?
बात समझ में आती है कुछ, ये ध्यान रखना। ला एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं क्वेश्चन का आपके मॉड्यूल से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है। उसने किसी न्यूज़पेपर के लिए क्रिकेट के ऊपर आर्टिकल लिखा, अमाउंट आया उसके पास 25,000 रुपये। 194 ई बोलता है कोई भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स भी करेगा रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन अ न्यूज़पेपर, तो उसका डिडक्शन होगा 20.8 से 25,000 का 20.8 5,200 उसका टीडीएस किया जाएगा। तो ध्यान रखना भैया, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन आ गए, स्पोर्ट्स एसोसिएशन आ गई, और एंटरटेनर के लिए दो कंडीशन, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट होना भी जरूरी है। इंक्लूडिंग एथलीट बोल ही दिया उन्होंने, एथलीट को भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन में कवर किया जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम इसमें बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के, इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसीलिए क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, हम टीडीएस करेंगे। दो छोटे छोटे से सेक्शन और 194 ई पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम। ध्यान रखना पेमेंट किससे ज्यादा हो रहा है, 2,500 के बराबर या 2,500 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन है भैया, लिख लो ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे 1 लाख के बराबर या उससे ज्यादा तो टीडीएस होगा। सिमिलरली 2,500 से बराबर मतलब इक्वल टू 2,500 और एक्सीडिंग 2,500 दोनों ही केस में टीडीएस होगा। कौन, जो भी पेयर है, एनी पर्सन। रिसीवर ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल या एचयूएफ बोला गया, और इसमें ये नहीं बोला है कि रेसिडेंट ही हो, यहाँ रेसिडेंट भी आएगा और नॉन रेसिडेंट भी। तो अंतर क्या करना है, नॉन रेसिडेंट के लिए रेट हमेशा 10% ही होगा, जबकि रेसिडेंट के लिए रेट गिरकर 7.5% हो जाएगा। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसके लिए पेमेंट 10% से टीडीएस का होगा और बाकी रेसिडेंट्स के लिए 7.5% से होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही आपको टीडीएस करना है। तो अगर एनएसएस स्कीम में किसी ने इन्वेस्ट किया हो पहले, तो आज उसको जो पेमेंट हो रहा है 2,500 से ऊपर का है, तो टीडीएस होगा 194 ई, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट सेक्शन। 194 जी कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। देखो क्या है, कमीशन है, किस नेचर का कमीशन है भैया, नॉर्मल नेचर है क्या, नहीं सर, ये स्पेसिफिक है कि लॉटरी टिकट्स को बेचकर जो कमीशन आ रहा है, अमाउंट 15,000 रुपए से ज्यादा हो, इक्वल टू साइन नहीं है, ज्यादा होना जरूरी है। किसको रिसीव हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को रिसीव हो जो किस काम में एंगेज्ड है, एनी पर्सन हु इज स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और परचेजिंग और सेलिंग लॉटरी टिकट्स, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कमीशन इनकम अराइज हो तो उसके ऊपर 194 जी का सेक्शन लगेगा, अगर अमाउंट 15,000 रुपए से ज्यादा है तो। एनी पर्सन में फिर वही बात है, रेसिडेंट भी आ गए और नॉन रेसिडेंट भी आ गए। तो नॉन रेसिडेंट के लिए सेक्शन पे रेट रहेगा 5%, लेकिन रेसिडेंट्स के लिए रेट रहेगा 3.75 और 5, दो रेट चलेंगे ना, पहले 14 मई तक, 13 मई तक, बल्कि 13 मई तक 5% था रेसिडेंट के लिए भी, लेकिन 3.75 हुआ। नॉन रेसिडेंट के लिए सिंगल रेट ही चल रहा है, वही 5% वाला। विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट अभी भी है, टाइम ऑफ क्रेडिट या टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। कौन पेयर है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन या रेम्यूनरेशन और प्राइस ऑन लॉटरी टिकट्स। और दे किसको रहा है मालिक, ये जो भी कमीशन रेम्यूनरेशन प्राइस जा रहा है वो जा किसको रहा है, एनी पर्सन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग परचेजिंग स्टॉकिंग और सेलिंग द लॉटरी टिकट्स, परचेजिंग और सेलिंग द लॉटरी टिकट्स। तो ये कमीशन की बात है, बोलो हाँ या ना। रेट बोलो 5% और 3.75, ऊपर क्या था 10% और 7.5%, 7.5 है ना। चलो ठीक है साहब, दो छोटे छोटे से सेक्शन, इतना ही आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। एक नया सेक्शन और जुड़ा है 194F, जिसमें रीपर्चेज हो रही है यूनिट्स की। यूनिट्स किसके हैं, यूनिट्स या तो किसी म्यूचुअल फंड के या यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं। अब ये कंसेप्ट क्या था, सुनो क्या हुआ था प्रीवियस ईयर, ध्यान से देखना, मैंने दो प्रीवियस ईयर लिखे। प्रीवियस ईयर 1991 और 91-92 में एक सेक्शन था 80 सीसीबी सबसेक्शन 3, उसमें उस साल उन प्रीवियस ईयर्स के लिए उस बजट में बोला गया था, उन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए बोला गया था कि आप म्यूचुअल फंड में या यूटीआई के यूनिट्स में इन्वेस्ट करो, आपको इसकी रिडक्शन मिलेगी। ओके, अब क्या हो रहा है, उतने साल उस इन्वेस्टमेंट के उतने सालों के बाद म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहा है, हम बायबैक करना चाह रहे हैं, सिंपल भाषा में रीपर्चेज या सरेंडर बोल लो आप, यूनिट सरेंडर करके आप पैसे ले लो हमसे, अब मैच्योरिटी बोल लो आप चाहो तो। अब ये म्यूचुअल फंड्स, ये यूटीआई बोल रहे हैं एनी पर्सन रीपर्चेजिंग, तो कौन कर रहा है भाई रीपर्चेज, यही लोग तो कर रहे हैं रीपर्चेज, म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति से परचेज कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट जाएगा उस पर 20% या 15% का टीडीएस होगा। सिंपल कंसेप्ट एक लाइन का, रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई बाय पेइंग टू एनी पर्सन, टीडीएस 20% या 15% से डायरेक्टली किया जाएगा। ये देखिए आपके मॉड्यूल में ये बात यहां पर दे रखी है।
कोई थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल 4 लाइन का सेक्शन दिया हुआ है। और ये इसलिए कि ये बहुत पुराने इन्वेस्टमेंट थे, 90, 91 और 91, 92 वाले। तो दोस्तों ये कुछ सेक्शंस अभी हमने देखे, 194 एनएसएस, 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। एक का लिमिट इक्वल टू 2500 या ग्रेटर देन 2500 है, दूसरे का लिमिट ग्रेटर देन 15,000 है। रेसिडेंट के लिए हमेशा आपका 75% रेट रहेगा ओरिजिनल रेट का। साथ ही साथ 194F अगर कोई रीपर्चेस होती है यूनिट्स की तो। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है वो है 194H कमीशन और ब्रोकरेज। क्या होता है सर कमीशन, लाइए चेक करते हैं। पहली बात, कमीशन दिया किसको जाता है? इफ आई एम पेइंग कमीशन टू यू का मतलब आप मेरे लिए एक्ट कर रहे हो। तो एजेंट कौन होगा? जो किसी और के लिए एक्ट करे, जो किसी और के लिए सर्विसेज दे, जो किसी और के बिहाफ पे गुड्स का सेल या परचेज करवाए, वैल्यूएबल आर्टिकल का सेल या परचेज करवाए, एसेट्स का सेल या परचेज करवाए, वही व्यक्ति कहलाता है एजेंट। तो देखिए आप कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कि पेयर कौन है। चेक करो पेयर कौन है। पेयर होना चाहिए हमारा ऑल पर्सन एक्सेप्ट सिमरन। सर ये कौन है बताया नहीं है अभी मैंने ये कि ये कौन है, लेकिन इसमें जो आ जाएगा उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर सिमरन पेयर है तो उसके ऊपर 194H अप्लाई नहीं करना है। ओके, बाकी सब लोग अगर पेयर हैं तो उनके ऊपर 194H लगेगा यदि वो किसी रेसिडेंट पेई को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं 15,000 रुपए से ज्यादा का। तो अगर कम है तो टीडीएस नहीं होगा। लिमिट क्या है? 15,000 रुपए से ज्यादा हो तो टीडीएस होगा, 15 से कम हो तो टीडीएस नहीं होगा। अब इस कमीशन ब्रोकरेज में एक तो कौन सा कमीशन शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो यदि किसी इंश्योरेंस एजेंट को कोई कमीशन मिलता भी है तो हम बोलेंगे कि ना मुन्ना ना, 194H में उसका टीडीएस मत कीजिएगा, ऐसा हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे। क्वेश्चन है सर फिर कमीशन ब्रोकरेज करने वाला क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? तो कुछ भी सर्विसेज दे सकता है यार। वो तो कौन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए पेमेंट ले रहा है। पेमेंट डायरेक्टली मिलेगी इनडायरेक्टली फॉर सर्विसेज रेंडर्ड या फॉर सेल ऑफ गुड्स, एसेट, एनी वैल्यूएबल आर्टिकल। लेकिन एक खास बात, दो चीजें तीन चीजें बाहर हो रही है 194H से। पहला, अगर मैं एक पेयर हूं जो सिमरन वाली कैटेगरी में आ रहा हूं तो हम बोलेंगे इसके ऊपर सेक्शन ही अप्लाई नहीं है। हम बोलेंगे जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, और 194H से इसको बाहर कर देंगे। अब सिमरन में कौन कौन कवर होगा ये भी पढ़ना बाकी है। सेकंड केस, अगर आप इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर टीडीएस करें तो उसके लिए 194H नहीं बनाया गया है। थर्ड केस, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन ऑन सिक्योरिटीज अगर पे हुआ उसके लिए 194H नहीं है। इन दो कमीशन कौन कौन से, इंश्योरेंस कमीशन और सिक्योरिटीज पे दिए जाने वाले कमीशन पर इस सेक्शन में कोई टीडीएस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ध्यान और क्या क्या रखना है। पहला, ब्रोकरेज कमीशन में क्या क्या आ रहा है देखो। ब्रोकरेज कमीशन में सब कुछ आ रहा है बट क्या इंक्लूड नहीं है, डू नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन ऑन सिक्योरिटीज। तो ये अपन ने पहले अलग कर लिया अपने लास्ट पेज में, ये कि कमीशन ऑन सिक्योरिटीज पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। इंश्योरेंस कमीशन पे सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। सिमरन वाले कैटेगरी के पेयर्स पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। और सेक्शन डू नॉट अप्लाई टू सम प्रोफेशनल सर्विसेज ऑल्सो। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि सेक्शन 44AA में स्पेसिफाइड प्रोफेशंस दिए हुए हैं सीबीडीटी के द्वारा, उनके सर्विसेज को यहाँ कवर मत करो क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी 194J बना हुआ है। तीसरा, कोई टीडीएस नहीं होगा अगर पेमेंट करने वाले पेयर कौन है, बीएसएनएल और एमटीएनएल है। भगवान, ये खुद ही भगवान भरोसे हैं। ये लोग किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं, किसको देंगे ये अपने पीसीओस को, फ्रेंचाइजी वालों को। अब तो यार इसके चांसेस बहुत कम है। लोग बीएसएनएल एमटीएनएल की सिम ही यूज नहीं कर रहे हैं, उसके पीसीओ कहां से यूज करेंगे। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने बोला कि चलने दो पीसीओ उन जगह पर चलेंगे जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, शायद वहाँ पे लैंडलाइन अभी भी चले, और वहाँ अगर कोई फ्रेंचाइजी लेके बैठा है बीएसएनएल की, उसको जो कमीशन जाता है तो बीएसएनएल उस कमीशन पे, एमटीएनएल उस कमीशन पे टीडीएस नहीं करेगा। तो बड़ा ऑड सा पॉइंट है हालांकि। तो एक और चीज, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग से सेक्शन है, उसके लिए 194H में टीडीएस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये था 194H जिसमें ब्रोकरेज या कमीशन आप दे रहे हो, रेट है 5% या 3.75%। यदि अमाउंट 15,000 से ज्यादा चला जाता है तो ये सेक्शन सिमरन पे नहीं लगता। एक और हमने सेक्शन देखा था जो सिमरन पे नहीं लगता, तो अब ध्यान से देखते हैं कि सिमरन पे कौन कौन से सेक्शन नहीं लगती है। सिमरन कौन है सर, ध्यान से सुनो भैया।
क्या हुआ कि हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। पेयर कौन है सर? इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कोई भी पेयर हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ की। हमने इस इंडिविजुअल और एचयूएफ को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, एक जिसका हमने नाम रख दिया सिमरन, नाम का इंडिविजुअल या नाम की इंडिविजुअल, और एक अदर देन सिमरन जो इस कैटेगरी में नहीं आते। क्या है सर? देखो, इस इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए सबसे पहले आप पिछला फाइनेंशियल ईयर, लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखो। आप पिछला फाइनेंशियल ईयर में आप चेक करो कि उसका टर्नओवर अगर बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ से कम है कि 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर वो प्रोफेशनल है तो 50 लाख से कम है या 50 लाख से ज्यादा है। तो कब आपका अगर प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है तो प्रीसीडिंग ईयर होगा 1920। अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है तो प्रीसीडिंग ईयर होगा 2021। उस लास्ट ईयर का टर्नओवर या रिसिप्ट चेक करो कि वो 1 करोड़ से कम है कि ज्यादा। अगर 1 करोड़ से कम है तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ हो जिसको हम सिमरन का नाम दे रहे हैं, और अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आप अदर देन सिमरन की कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति हो। तो सपोज मैं सीए चेतन मंत्री, एक ऐसा पेयर जो इंडिविजुअल कैटेगरी में, लेकिन मेरा प्रोफेशनल रिसिप्ट 40 लाख था, मतलब 50 लाख से कम था। कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो लास्ट ईयर का देखकर मुझे बताओ मैं किस कैटेगरी में चला गया, मैं इस कैटेगरी में शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर मेरी प्रोफेशनल रिसिप्ट लास्ट ईयर 70 लाख की थी तो मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा 70 लाख पे। इससे अंतर क्या आएगा सर? ध्यान से सुनो। सिंपल भाषा में, जिस व्यापारी, जिस बिजनेसमैन का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, गवर्नमेंट उसको छोटा बिजनेसमैन मान रही है। छोटा बिजनेसमैन मान रही है तो उसका ऑडिट नहीं होगा सेक्शन 44AB में, और जिनके टर्नओवर क्रॉस कर जाएंगे उनके ऑडिट होंगे 44AB में। जब 44AB में ऑडिट होंगे तो उनके पास बुक्स होंगी, तभी ये लोग ऑडिट करवा पाएंगे। जब यहाँ ऑडिट ही नहीं हो रहा तो ये लोग बुक्स भी नहीं रखेंगे, और इनके पास जब बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझी कि ये एंट्री पास नहीं करेंगे, बुक्स रखेंगे ही नहीं, तो टीडीएस कैसे फॉलो करेंगे, टीडीएस के सेक्शंस को, प्रोविजंस को कैसे कंप्लाई करने की कोशिश कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिनके टर्नओवर, छोटे बिजनेसमैन, छोटे प्रोफेशनल्स, उनको गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस में मना कर दिया कि तुम रहने देना, तुम टीडीएस के प्रोविजंस कुछ सेक्शंस के लिए फॉलो मत करना। हम बार बार बोल रहे हैं कुछ सेक्शन सिमरन वाले लोगों के लिए अप्लाई नहीं है, या सिमरन पे अप्लाई नहीं। सिमरन कौन सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ। कैसा इंडिविजुअल सर? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम रहा हो। 1 करोड़ फॉर द बिजनेस, 50 लाख फॉर द प्रोफेशन। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप 4 सेक्शन से बाहर हो जाते हो। 194A के टीडीएस नहीं करने हैं आपको, 194H जो अभी आपने पढ़ा कमीशन ब्रोकरेज, 194I रेंट का, और 194J प्रोफेशनल सर्विसेज का। तो ये सिमरन वाले इंडिविजुअल एचयूएफ अगर ये 4 पेमेंट कर भी देते हैं जो इन सेक्शंस में नेचर ऑफ पेमेंट कवर्ड हैं, उनको ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा छोटा सा बिजनेस है, प्यारा सा 40 लाख का टर्नओवर जैसा बिजनेस, मेरा कोई ऑडिट वगैरह नहीं हो रहा, मैं 44AB में नहीं कवर हो रहा, तो जब मैं ऑडिट भी नहीं करा रहा हूं, बुक्स भी नहीं रख रहा हूं, तो मालिक जब मैं किसी को रेंट पे करूंगा ना 194I का, तो मैं टीडीएस नहीं करूंगा, मेरे ऊपर ये 4 सेक्शन अप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर आ जाता तो मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूं जो इस कैटेगरी में आ रहा हूं, जिसका टर्नओवर ज्यादा है, रिसिप्ट ज्यादा है, तो उसको सारे सेक्शन फॉलो करने हैं एक्सेप्ट 194I, B और M। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेक्शंस हैं ये सिर्फ सिमरन वाले लोगों के लिए अप्लाई होते हैं, अदर देन सिमरन वालों के लिए अप्लाई नहीं होते। तो फिर 2 बातें, इन 4 सेक्शन को इस पे मत लगाओ। कैसे इंडिविजुअल, हिंदी में बोल लो पहले, हिंदी में नॉर्मल हिंदी में बोलो। 194A, 194H, 194I और 194J एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे अप्लाई नहीं होंगे जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर रहा हो, या 50 लाख से नीचे की प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स रही हों। फिर उसके ऊपर 194I, B और M जरूर लगेगा। तो मैंने वैसे तो लिख दिया ऑल अदर सेक्शन अप्लाइज, बाकी सब में टीडीएस लगेगा। लेकिन जो अदर देन सिमरन है, जिनका लास्ट ईयर भी ऑडिट हुआ था, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा थी रिसिप्ट्स, उनके ऊपर ये 4 सेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, सारे सेक्शंस लगेंगे। सिर्फ ये 2 सेक्शन जो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए हैं, सिमरन के लिए बनाए हैं। चेक करो ये शीट, ध्यान से देखना इस शीट को, आपको कहानी पूरी क्रक्स में आ जाएगी। Following section does not apply to a Simran who is individual or HUF who is a pair। तो एक पेयर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, 194A में अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो इस पे टीडीएस नहीं करेगा। याद करो इंटरेस्ट की लिमिट 40,000, 50,000 और 5,000 थी। नॉर्मल इंडिविजुअल और एचयूएफ बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते तो उनके लिए 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट लगती। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जिसका लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ हो,
वो इस सेक्शन से बाहर है। मतलब अपना मिस्टर राम, जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 40 लाख था, उन्होंने एक पेमेंट करा इंटरेस्ट का 20,000 रुपए, जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा है। किसको? मुझे पेमेंट करा। लेकिन मिस्टर राम मेरा टीडीएस नहीं करेंगे। मिस्टर राम हु इज द पेयर, मिस्टर राम हु इज द पेयर विल नॉट डिडक्ट टैक्स एज 194A डज नॉट अप्लाई टू सच इंडिविजुअल और HUF। तो बात समझ में आई? तो मिस्टर राम भले ही 20,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं मुझे, 5,000 से ज्यादा की थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्रॉस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर राम मेरा टीडीएस नहीं करेंगे। तो सिमरन नाम के व्यक्ति में कौन आया? सर सिमरन में वो इंडिविजुअल और HUF आया जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से कम या 50 लाख से कम की रिसिप्ट्स थी, अगर प्रोफेशनल था तो। ऐसा व्यक्ति इस साल इन 4 सेक्शन में जो भी पेमेंट करेगा, नाम बोलो, नेचर ऑफ पेमेंट। सबसे पहला सर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दूसरा सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा 194H का कमीशन या ब्रोकरेज, फोर्थ रेंट एंड फिफ्थ इज प्रोफेशनल सर्विसेज। इन 5 सेक्शंस में वो आपको टीडीएस नहीं करने दे रहे, आपको माफ कर दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम टीडीएस करने के लिए लायबल नहीं हो। तो 5 तरह के पेमेंट, पहला इंटरेस्ट, दूसरा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा कमीशन या ब्रोकरेज, फोर्थ वन इज रेंट एंड फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल ले रहा है जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर कम रहा हो लिमिट से, तो वो किसी भी प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर टीडीएस नहीं करेगा। तो पेयर्स को माफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसमें एक सेक्शन में लिखना भूल गया, और बढ़ा लो एक और, 194C। ये 5 सेक्शन यहाँ लिख दिए थे, यहाँ 4 लिख पाया, ध्यान से उतर गया मेरे। आप इसको लिखें, इस डायग्राम में ये अधूरा रह गया। 194C लिखो। 5 सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते अगर आप सिमरन हो। तो मैंने अभी बार बार ये 5 सेक्शन कौन बोलेगा यार, एक ऐसा इंडिविजुअल HUF ऐसा, तो अपन क्या नाम दे दिया, टैगलाइन दे दो, कुछ भी दे दिया, सिमरन। अगर आप सिमरन वाले एसएससी हो, सिमरन वाले पेयर हो, तो आप इन 5 सेक्शन में टीडीएस करने के लिए लायबल नहीं हो। और 2 सेक्शन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सिमरन वाले कैटेगरी में आने वाले इंडिविजुअल और HUF पर ही लगेंगे। पहला 194IB और दूसरा 194M। मतलब ये एक ऐसे इंडिविजुअल और HUF पे नहीं लगेगा, ये सिर्फ सिमरन वाली कैटेगरी पे लगेगा। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल और HUF पर। कौन से इंडिविजुअल HUF? जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से नीचे रहा हो। अच्छा, ये 2 सेक्शन सिर्फ इनके लिए ही है। मतलब किस किस के लिए नहीं है? सर एक तो ये इस कैटेगरी वाले इंडिविजुअल्स HUF के लिए नहीं है, और बाकी सारे एसएससी के लिए भी नहीं है। तो 2 सेक्शन जो सिर्फ स्पेसिफिकली छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाए गए, ऐसा बोल दें, छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन, छोटा प्रोफेशनल के लिए बनाए गए, वो हैं 194IB और 194M। तो ये सेक्शंस अभी हमारे पढ़ना बाकी, अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन बार बार ये सिमरन वर्ड आ रहा था तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए इस वर्ड को अब डिफाइन किया। तो भैया ये एक इंडिविजुअल HUF है जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम था, बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करेगा नहीं, इसीलिए क्या किया जाए, इसीलिए उसको माफ कर दिया जाए कि इन सेक्शंस में रेगुलर पेमेंट्स करते समय वो टीडीएस नहीं करे। और 2 सेक्शन स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाए गए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि एग्जाम्पल चेक करो एक बार जरा सा। सपोज आपका राम असेसी है, एक इंडिविजुअल जो कि पेयर है। राम का 19-20 प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 60 लाख था, मतलब उसने ऑडिट नहीं करवाया होगा, 1 करोड़ से नीचे था। अब आप आए 2021 प्रीवियस ईयर में, 1 अप्रैल को आपने कोई पेमेंट करा इन 5 सेक्शंस का, 194A, C, H, I और J में कोई पेमेंट करा, क्या टीडीएस होगा? नहीं मालिक, कोई टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल आपका टर्नओवर 60 लाख ही था। 2021 का टर्नओवर इस बार जो रहा है वो है 3 करोड़। बोलो क्या करना है सर? राम अब 21-22 में, राम अब 21-22 प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से जो भी इन 5 सेक्शंस का पेमेंट करेगा उस पे टीडीएस इसको करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 करोड़ का टर्नओवर चेक करो पिछले साल, 21-22 का पिछला साल है 2021 का पिछला साल है 1920। तो जब यहाँ टीडीएस करने की बात आई तो हमने 1920 का टर्नओवर देखा और मना करा कि टीडीएस मत करो। जब यहाँ टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा उसके ऊपर प्रोविजन ये चेक करना था, तो हमने लास्ट ईयर को चेक किया, 2021 के टर्नओवर को, लास्ट ईयर इसका ऑडिट हुआ होगा, इस बार इसको टीडीएस करना पड़ेगा। भले ही इस साल इसका टर्नओवर कितना भी हो, तो इस साल का तो देखना ही नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। टीडीएस करना है या नहीं करना है, इसके लिए कौन सा ईयर देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में क्या टर्नओवर है, इसका इफेक्ट तो अगर जाएगा तो वापस नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, 22-23 पे। बोले भैया क्या बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाया कि
किस तरह से प्रीवियस ईयर का टर्नओवर से इन 5 सेक्शंस पे अंतर आएगा। नेक्स्ट जो अब हमको शुरू करना है वो है 194I TDS ऑन रेंट, जिसमें पेयर कौन है, ऑल पर्सन एक्सेप्ट सिमरन, मतलब 194I एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे नहीं लगता, एक ऐसे पेयर पे नहीं लगता जो इंडिविजुअल है, जो एचयूएफ है, जिसका लास्ट ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम था। बाकी सारे एसएससीज के ऊपर ये सेक्शन लग रहा है, बाकी सारे पेयर्स के ऊपर लग रहा है। पे कौन है मालिक, कोई ना कोई रेसिडेंट को पे कर रहे हो, ओके। रेट 2% और 10%। 2% किस पे, रेंट फॉर प्लांट मशीन एंड इक्विपमेंट, आप किराए से क्या दे रहे हो, आपका प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट, तो 2% रेट। इसके अलावा कोई और चीज रेंट पे दो जैसे कि बिल्डिंग, तो 10% रेट। नया रेट हो जाएगा 1.5 और 7.5, क्योंकि आपका पेई रेसिडेंट है, तो 75% हो गया ओरिजिनल रेट का। टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच इज अर्लियर। रेंट किससे ज्यादा हो तो टीडीएस होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। रेंट आपका अगर 2,40,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं होगा। मतलब अगर राम ने, एग्जाम्पल ले लो, राम ने या आपने यार मुझे अपना बिल्डिंग किराए से दिया, आपने मुझे अपनी बिल्डिंग किराए से दी, क्या मैंने उसमें एक ऑफिस खोला, मैं आपको रेंट दे रहा हूँ 30,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करो, 30 इंटू 12 3,60,000, 3,60,000 रुपए रेंट है, जो कि 240 से ज्यादा है। लेकिन मैं कौन हूँ मालिक, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे लिए क्या चेक करोगे, क्या मैं सिमरन वाली कैटेगरी में हूँ, टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर मैं सिमरन वाली कैटेगरी में नहीं हूँ तो मेरे ऊपर टीडीएस प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो 3,60,000 स्टेप चेक करो। पहली स्टेप, पहले पेयर चेक कर लेना, हु इज द पेयर, हु इज द पेयर। अगर मैं आपको 3,60,000 रुपए का रेंट दे रहा हूं तो क्या मैं आपका टीडीएस करूंगा, उसके लिए पहले पेयर समझ लेना। चलो पेयर समझ लिया कि हाँ आप पेयर इस कैटेगरी में हो, सिमरन वाली कैटेगरी में नहीं हो, ओके। फिर क्या देखोगे सर, अमाउंट 240 से ज्यादा है या नहीं है, तो अमाउंट 240 से ज्यादा है। सपोज मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 3 करोड़ था, मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं 3,60,000 रुपए, क्या मैं आपका टीडीएस करने के लिए लायबल हूं? हाँ, यस मालिक, आपको ये टीडीएस करना पड़ेगा। रेट बिल्डिंग है तो 10%, इसके अलावा है तो मतलब इन 3 के अलावा कोई चीज है तो 10%, वरना 2%, और 2 भी मत बोलो, अब तो बोलो 1.5 और 7.5 फॉर रेंट ऑन अदर्स। तो देख लो ये सिंपल सा केस। रेंट का मीनिंग उन्होंने समझा दिया। रेंट मींस एनी पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट, किसी भी नाम से बुलाओ यार रेंट को, रेंट को तुम नाम दे दो। जैसे आप मुझसे बोल रहे हो सर हर महीने मेरे को लक्ष्मी जी चाहिए, आप रेंट वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोल रही क्यों रे, क्या दे रहा, मैंने कहा रेंट पे कर रहा है इस जगह का। बोले तुम तो बोल रहे हो लक्ष्मी जी पे कर रहे हो, तो नाम भले ही बदल जाए, है तो वो रेंट ही। बाय वॉट एवर नेम कॉल, अंडर एनी लीज या सब लीज या टेनेंसी एग्रीमेंट या एनी अदर एग्रीमेंट, कुछ भी किसी भी नेचर का हो। फॉर द यूज, रेंट हमेशा किस लिए दिया जाता है, फॉर द यूज, आइदर टुगेदर और सेपरेट, वो कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा किसी चीज को यूज करते हैं, वो क्या चीज है, आइदर लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपरेंट टू अ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, वेदर और नॉट ऑन्ड बाय द पेई और नॉट, मतलब सब टेनेंसी भी हो तो भी चलेगा, ये वर्ड आ गया, सब लीजिंग हो तो भी चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कोई मुझे रेंट पे दे रहा है, लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपरेंट टू अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, सिर्फ खाली जमीन हो तो भी टीडीएस होगा, बिल्डिंग से अपरेंट कोई जमीन हो उसको रेंट पे दिया तो भी टीडीएस लग सकता है, अगर अमाउंट 240 से ज्यादा है तो। ये हो गई रेंट की डेफिनेशन सिंपल सी। अब 2-3 सर्क्यूलर्स हैं, एक एक लाइन में हम खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आपको तो मालूम है। सपोज मेरा ये कोल्ड स्टोरेज है, आप सब लोग किसान वगैरह हैं, आप क्या करते हो मालिक, आप लोग अपने प्रोड्यूस को मेरे यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, मैं उसको कूलिंग चार्जेस लेता हूँ या कोल्ड स्टोरेज चार्जेस लेता हूँ। क्या ये 194A में रेंट की कैटेगरी में कवर करें? अगर हाँ तो टीडीएस होगा, अगर ना तो टीडीएस नहीं होगा। तो सर्कुलर में ये बहुत क्लियरली उन्होंने बोला कि 194A अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई अगर कस्टमर जो कि पेयर है, किसी कोल्ड स्टोरेज के ऑनर को जो कि पेई है, लिख दूं, चेक करो, ही इज द पेई, कस्टमर इज द पेयर, क्या वो जो चार्जेस पे कर रहा है कूलिंग चार्जेस, क्या वो 194I में आएंगे? नहीं, 194C विल बी अप्लीकेबल टू दैट कंसेप्ट। नेक्स्ट, इसी तरह कोई एयरलाइन कंपनी जो कि पेयर है, जैसे जेट एयरवेज, है ना, पेमेंट कर रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर को, पेई को, क्या चीज, पैसेंजर सर्विस फीस, क्या ये रेंट है? सर ये रेंट की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए इसके ऊपर भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। तो कोई एयरलाइंस अगर पैसेंजर सर्विस फीस, मतलब एक अमाउंट जो कि किसको दे रहा है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को देते हैं, तो वो कोई रेंट के लिए नहीं दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज किराए से नहीं लिए एयरलाइंस वाले ने, वो तो उसके जो भी टिकट का चार्जेस है उसमें पीएफएस भी इंक्लूड रहता है कहीं ना कहीं, या उसका चार्जेस वो पे कर रहा है अलग से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को।
तो उसके लिए रेंट वर्ड यूज नहीं करना है। तीसरा, इसी तरह से कभी आपने जीएसटी अगर थोड़ा बहुत अभी पढ़ा हो तो रेंट के साथ आज पहले सर्विस टैक्स जुड़ता था, आजकल जीएसटी जुड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ सर टीडीएस किस पे करना है। 3 लाख का रेंट है, 54,000 18% से मान लो जीएसटी जुड़ा, पहले सर्विस टैक्स जुड़ता था याद रखना 1717 से पहले, अब जीएसटी जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, जीएसटी खुद एक टैक्स है। टोटल हो गया 3,54,000। सपोज मैंने आपको 3,54,000 का पेमेंट करा, 3 लाख का रेंट, उस पर लगने वाला जीएसटी 18%, इमेजिनरी डाटा लिया मैंने आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन सुनना। आप क्वेश्चन है कि टीडीएस किस अमाउंट पे हो, 3 लाख पे हो कि 354 पे। सोचो आराम से, सर इसमें से रेंट क्या, रेंट तो ये है, ये तो खुद एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो बोलो टीडीएस किस पे होगा। तो टीडीएस 3 लाख पे होना चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी या सर्विस टैक्स। तो ये तीसरा सर्कुलर। इसी तरह एक और सर्कुलर, कई बार देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक जमीन है, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, वाई के साथ। एक्स ने जमीन वाई को दे दी लीज पे फॉर 99 ईयर्स, फॉर 80 ईयर्स, इतनी लंबी, इसीलिए क्या बोला गया, लमसम पेमेंट हो रहा है किसी लीज प्रीमियम का फॉर अ लॉन्ग टर्म लीज। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, मान लो एक्स ने ये जमीन दी वाई को 99 साल 99 ईयर्स के लिए, तो वाई ने इसको पेमेंट करा 10 लाख रुपीज का। क्वेश्चन आया क्या है, 10 लाख रुपीज रेंट है। अगर इसको हम रेंट मानेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा क्या 194 आई लगेगा, और 194 आई लगेगा तो क्या इस पर टीडीएस किया जाए। बोलो क्या वाई जो कि पेयर है, क्या इस पेई का टीडीएस करे। तो एक्स ने अपना राइट दे दिया वाई को फॉर 99 ईयर्स। तो पहला क्वेश्चन, सर यहाँ रेंट वर्ड में लीज लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन एक होता है किराया जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और एक होता है लमसम पेमेंट जैसे कि 10 लाख या 25 लाख या 50 लाख, 99 ईयर्स की लीज ले ली मैंने। तो क्वेश्चन था मालिक की वाई जो पे कर रहा है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर है, ना कि रेवेन्यू के तौर पर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लीज है ये किसी चीज के किराए की नहीं है कि रेंडमली पीरियोडिकली पे हो, लमसम पेमेंट जा रहा है, 99 ईयर्स के लिए जा रहा है, लॉन्ग टर्म पेमेंट है, अपफ्रंट फीस भी बोलते हैं इसको, लंबे समय के लिए, जैसे 80 साल के लिए अपफ्रंट फीस पे की सिंगल इंस्टॉलमेंट में लमसम। तो कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया, अलग अलग डिसीजन में आया ये, फिर उसी पे सर्कुलर भी निकाल दिया इन्होंने कि लॉन्ग टर्म लीज के लिए अगर कोई पेमेंट होगा तो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट, तो उसके ऊपर 194A अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहानी आप चाहो तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू के कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हो। तो मैंने लिखा है नॉट पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेंट, सो नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। तो बोलो 194I की मेन बातें, पहला सिमरन वाले असेसीज इसमें कवर नहीं है, पेयर्स कवर नहीं है। दूसरा 1.5 और 7.5, 1.5 और 7.5 दो अलग अलग रेट है। किराए से क्या किया जा सकता है, प्लांट मशीन इक्विपमेंट, तो ये रेट, अदर्स तो ये रेट 10% वाला, रेसिडेंट पे ही है, ध्यान रखना। रेंट 240 की लिमिट क्रॉस कर जाए तो ही टीडीएस होगा, वरना टीडीएस नहीं होगा। बोले भैया आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये थे कुछ अलग से और सेक्शंस। नेक्स्ट पार्ट यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़े जैसे कि 194C, 194I भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने पढ़ा 194H। बाकी छोटे छोटे सेक्शंस कुछ देखे, जैसे 194F एग्जाम में चांसेस कम है, EE चांसेस कम है, G चांसेस कम है। 194E नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन के लिए चूंकि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे।